हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से एक हिस्ट्री की वीडियो लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो सब वहां पे अवेलेबल है, जैसे वैल्यू एडेड रिसोर्सेस, करंट अफेयर्स एंड जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो सब क्लियर आईएएस वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस इंग्लिश चैनल। वहां पे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे। सो प्लीज गो चेक दैट आउट एज वेल एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है या कोई भी फीडबैक है देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो अभी तक हमने क्या खत्म कर लिया? हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड खत्म कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सारी जो अलग अलग डायनेस्टीज हैं हमने उनके बारे में पढ़ा, जैसे शुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, देन हमने कान्वा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। उसके बाद कौन सी आई थी? उसके बाद हमारी सतवाहनास। देन हमने किसके बारे में पढ़ा? इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, फिर साकास, फिर पार्थियंस, फिर कुशानास। तो हमने इन सब के बारे में पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा। फिर लास्ट में हमने ये देखा कि पोस्ट मॉडर्न की इकोनॉमी कैसी होती है, पोस्ट मॉडर्न की आर्ट एंड आर्किटेक्चर थोड़ा सा हमने सुपरफिशियल पढ़ा, क्योंकि वो तो हम प्रॉपरली आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। एंड हमने पोस्ट मॉडर्न के टाइम का जो ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्ट मॉडर्न में, तो हमने ट्रेडिंग काफी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा। क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज हमने देखा, मर्चेंट गिल्ड्स देखा, सोसाइटी उनकी कैसी थी एंड उसके टाइम पे रिलीजन कैसा था। ये सारी चीजें हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इन डिटेल प्रॉपरली हमने ये 4th वीडियो लेक्चर में देख लिया और हमने पूरा कवर कर लिया पोस्ट मॉडर्न का। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होंगे देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में वो डाउट जरूर लिखिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट हो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से या मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो जरूर मेंशन करिएगा। अब हम थोड़ा सा बुद्धिज्म देखते हैं। बुद्धिज्म से पहले हम देखते हैं कि ये एक तो रिलीजियस मूवमेंट्स की शुरुआत हुई। अगर आप देखोगे, अगर आपको याद होगा, तो हम जब वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने उपनिषद देखे थे। उपनिषद क्या था कि उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, एक तरीके से हम बोलते हैं। उपनिषद का रियल मीनिंग लाइक सिटिंग नियर अंडर, ये हमारा एक रियल मीनिंग था उपनिषद का। सॉरी, सिटिंग डाउन नियर, ये हमारा रियल मीनिंग था, जिसका मतलब है कि सिटिंग डाउन नियर द टीचर एंड जो टीचर है वो आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहा है। तो हमने वैदिक ब्राह्मणिज्म से, वैदिक कल्चर से हम देखते आ रहे हैं, स्पेशली लेटर वैदिक पीरियड में, कि जो वैदिक ब्राह्मणिज्म है वो थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो रहा था एंड लोग उपनिषद की तरफ, स्टार्टिंग में वैदिक पीरियड में तो उपनिषद थे, तो उपनिषद की तरफ वो बढ़े अबाउट स्पिरिचुअल नॉलेज। उसके बाद जब महाजनपद आए एंड देन हमारे मगध आया, मौर्यन एम्पायर आया, पूरा आया। सो उस टाइम पे भी क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग ये दूसरे हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ बढ़ने लग गए। कारण क्या होने लग गया? क्योंकि वैदिक ब्राह्मणिज्म का बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड, एक तो रिचुअलिस्टिक होता था पूरा। उसके बाद सैक्रिफाइसेस जो होते थे, तो इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता था। देन वो ज्यादातर प्रिविलेजेस जो वैदिक ब्राह्मणिज्म था वो अपनी ही तरफ करके रखते थे। वो ना क्षत्रिय को मिल पाता था, तो ना वैश्यास को, ना शूद्रास को इतना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन होने लग गया इन सोशल स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग दूसरे जो भी धर्म की तरफ वो बढ़ने लग गए तेजी से। तो बुद्धिज्म भी उसमें से फिर एक हमारा उभर के आया। बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारा उभर के आया, और बुद्धिज्म हमारा ज्यादा उभर के तब आया जब हमारा मौर्यन आए। मॉडर्न्स के टाइम पे बुद्धिज्म और ज्यादा उभर के आया था। मतलब मगध जब थे हमारे, उस टाइम पे नंदास जो थे या फिर हमारे पहले हरियंका थे, उन्होंने भी किया। बट मॉडर्न्स के टाइम से हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म और ज्यादा उभर के आया। सो जो वैदिक फिलॉसफी थी उसने अपनी जो ओरिजिनल प्योरिटी थी वो खो दी थी। उनका ओरिजिनल प्योरिटी मीन्स आपका क्या था, उनका जो ओरिजिनल एसेंस था वो सब खत्म हो गया था। अब जो बचा था वो सिर्फ यही कि ब्राह्मण्स का, ब्राह्मणिज्म, वैदिक ब्राह्मणिज्म का कंट्रोल जो था वो ही बच गया था।
सो ओरिजिनल एसेंस खो दिया गया था। देन वैदिक रिलीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, और जो भी उसमें सुपरस्टिशियस डॉगमास एंड रिचुअल्स काफी ज्यादा आ गए थे, जिससे वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन गया था। एंड काफी ज्यादा पैसा भी उसमें डालना पड़ रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई इतना जो लोअर कास्ट वाले थे वो अब इतना नहीं कर सकते थे, एंड प्लस उनको भी कुछ जो रिचुअल्स होते थे वो परफॉर्म भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से वो और कॉर्नर होते गए इन सब चीजों से। देन अगर हम देखेंगे तो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स भी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सोसाइटी में काफी ज्यादा अनरेस्ट हुआ। उसके बाद जो क्षत्रियास थे उन्होंने काफी एक्टिवली रिएक्ट भी किया अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, बिकॉज अगर हम वैदिक टाइम पे देखेंगे तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन काफी ज्यादा था। एंड इवन हम जब पोस्ट मॉडर्न पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये चीज नोटिस किया कि ब्राह्मण्स कुछ जो नॉलेज थी, एजुकेशन था, वो सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए ही था। सो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ, ये जो रिलीजियस मूवमेंट की हमारी शुरुआत होना चालू हो गई। देन एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई ईस्टर्न इंडिया में, सो जिसकी वजह से हमारा इंटर्न ब्राह्मणिज्म में क्या होता था, या वैदिक पीरियड में क्या होता था कि सैक्रिफाइसेस सबसे ज्यादा होते थे। तो अब जब न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई जहां पे हमारे एनिमल्स की ज्यादा जरूरत हुई, तो जिसकी वजह से इन टर्न ये हमने ये वैदिक ब्राह्मणिज्म से हम हट के हम दूसरे हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ बढ़ने लगे, बिकॉज हमें अपनी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग करनी थी। उसके बाद एक लास्ट जो डिजायर था वैश्यास का, कि उनको अपनी सोशल पोजीशन इंप्रूव करनी है, अपना इकोनॉमिक पोजीशन इंप्रूव करना है, क्योंकि ट्रेड बढ़ रहा था। तो उसकी वजह से ये सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स और ज्यादा है, बिकॉज जो वैश्यास थे उसमें सबसे ज्यादा जैनिज्म, जैन ट्रेड, बुद्धिज्म ट्रेड, ये सारे लोग ज्यादा थे। सो ट्रेडिंग बेसिकली वैश्यास में होती थी, तो उनको अपना एक सोशल स्ट्रक्चर भी बढ़ाना था और अपना वेल्थ भी बढ़ाना था। तो वो हेटेरोडॉक्स सेक्ट की तरफ और ज्यादा बढ़े, इसीलिए हमारे ये बुद्धिज्म, ये जैनिज्म, ये सब कुछ एक तरीके से राइज हुआ। इन द 6th century BCE, the socio-religious norms that were established and followed were criticized by the then great scholars like Confucius in China, Zoroaster in Iran, and Parmenides in Greece. सो 6th century BCE में एक सोशियो रिलीजियस नॉर्म्स हमारे स्टैब्लिश्ड हो गए, वेल स्टैब्लिश, एंड दे वर बीइंग फॉलोड। बट इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कि चाइना में कॉन्फ्यूशियस, जोरास्टर इन ईरान, देन पार्मेनिड्स इन ग्रीस। दे लेड एम्फेसिस ऑन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। सो उन्होंने बोला कि एक जो भी आप अगर रिलीजियस अपना रहे हो वो एटलीस्ट एथिकल और उसका मॉरल वैल्यूज कुछ तो होना चाहिए। Then India also witnessed the emergence of two alternate religions, और इंडिया में भी दो alternate religion हमने देखने को मिला। क्या था वो? बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। Both these religion believed and propagated non-violence, good social conduct, charity and generosity। और ये दोनों जो religions थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उसमें वही था कि नॉन वायलेंस हमें नहीं करना है, एक एथिकल, एक मॉरल रास्ते पे हमें चलना है, सोशल कंडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें चैरिटी करना चाहिए एंड जेनरस होना चाहिए। सो अगर हम बाकी की जगह पे देखें तो वहां पे भी कुछ सोशल रिलीजियस नॉर्म्स अपनाए जा रहे थे जो ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, जो ग्रेट स्कॉलर्स थे उन्हें पसंद नहीं आ रहे थे। सो इंडिया में भी कुछ ऐसे सोशल नॉर्म्स थे, तो उससे हट के फिर हमारा ये बुद्धिज्म और जैनिज्म आया। दीज रिलीजियस इन्फेसिस that true happiness does not lie in materialism or performance of ritual। so ये जो religious, जो नए religion जो हमारे उभर के आए, so उसमें ये बताया गया कि सब कुछ एक मटेरियलिस्टिक चीज नहीं होती, या सिर्फ आप रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो तो ही सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। आपको शांति या फिर आपके जो कर्म है वो सिर्फ रिचुअल्स या ये मटेरियलिस्टिक चीजें करने से ही नहीं पूरे होंगे, बट आप उससे हटके उससे बहुत कुछ है। तो ये जो नए रिलीजियस है उन्होंने ये चीज बताई। अब हम देखते हैं कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। सो द टर्म इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन मे बी यूज्ड टू इंडिकेट द रिमार्केबल रिचनेस ऑफ विगर इन दो which one could come across in 6th century BC. There were 633 orders of thought and 62 philosophers were known. Of the various sects, Buddhism and Jainism were prominent. So एक intellectual revolution हमारा start हो गया था, वो बिल्कुल हटके था वैदिक ब्राह्मणिज्म से। 6th century के across एक intellectual revolution means
लोगों का परसेप्शन, लोगों का बिलीफ थोड़ा सा चेंज होने लग गया, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी आने लग गई, क्रिटिकल थिंकिंग आने लग गई अबाउट दिस फिजिकल एंड अबाउट दिस नेचुरल वर्ल्ड। सो ये जो हम लोग पूरा ये हटके हुआ रिचुअल्स, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, जो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे लोग जाते थे, सो उससे एकदम ही हटके ये इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन हमारा आया। एंड अगर हम देखेंगे तो 363 ऑर्डर्स ऑफ थॉट हमारे थे एंड 62 फिलोसफर्स हम जानते थे उस टाइम पे, जिसमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हुए। द ऑर्डर ऑफ हायरार्की इन द वर्ल्ड सिस्टम वाज ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये हमें पता है कि जो हायरार्की थी वर्ण सिस्टम में, तो उसमें ब्राह्मण्स आते थे, फिर क्षत्रिय आते थे, फिर वैश्य आते थे, फिर सबसे नीचे आते थे शूद्र। द क्षत्रिय हु वर रैंक्ड सेकंड स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द वेरियस प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय देम। और जो क्षत्रियास थे, जो दूसरे नंबर पे आते थे, सो उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया वो सारी चीजों को जो ब्राह्मण्स करते थे। लाइक जो भी रिचुअलिस्टिक चीजें वो करते थे, उनका पूरा एक होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था ब्राह्मण्स के ऊपर कि ये पर्टिकुलर एजुकेशन ये सिर्फ हम ही ले सकते हैं, ये चीज रिचुअल सिर्फ हम ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पूरा डोमिनेट वो करने लगे, मोनोपोली आप मान लो, ये चीज ब्राह्मण्स करने लगे एंड ज्यादातर प्रिविलेजेस वही इंजॉय करते थे। तो जिसकी वजह से क्षत्रिय थोड़े से अगेंस्ट हो गए, उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया बिकॉज ब्राह्मण्स की पोजीशन क्षत्रिय से ऊपर थी। तो अब आप क्षत्रिय को ये चीज थोड़ी सी पसंद नहीं आई, सो दे वर लाइक कि दे स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड अबाउट एवरीथिंग एंड प्लस ब्राह्मण्स का वो जो सैक्रिफाइसेस एंड इन सब चीजों की वजह से भी वो थोड़ा सा वो रिजिड होने लगे, थोड़ा दूर होने लगे। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू क्षत्रिय वर्ण। और जो बुद्ध और महावीरा थे वो क्षत्रिय वर्ण के थे, तो उन्हें और चीजें पता थी कि भाई ये तो बहुत ज्यादा होता है ब्राह्मणिज्म में। सो देवर देन इन टर्न जब उन्होंने बाकी चीजें देखी, मतलब जब वो मोक्ष की तरफ वो प्राप्त हुए, सैल्वेशन की तरफ बढ़े, बुद्धा जब बुद्धिज्म उन्होंने किया, सो उससे उन्हें चीजें और पता लगी। सो देवर लाइक कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें जो करते हैं ये नेसेसरी इतना नहीं है। It is important to mention that Buddhist Pali text at many places reject the Brahminical claim to superiority and places itself higher than Brahmins. एंड ये भी एक, अगर आप देखोगे बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में बहुत सारी जगहों पे जो ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी जो क्लेम करते हैं वो उसको रिजेक्ट किया गया है। एंड जो क्षत्रिय मीन्स उसमें ये बताया गया है कि क्षत्रिय की जो प्लेस है वो ब्राह्मण से ऊपर है, ऐसा बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में लिखा गया है। The real reason, though, was the rise of new agriculture economy in northeastern India, which requires the use of bullocks. जब हम वैदिक ब्राह्मणिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसेस होते थे, काउ के बुल्स के सैक्रिफाइसेस काफी होते थे। सो अब क्या हुआ, जब एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आना चालू हो गई, ईस्टर्न स्टेट में जब हमारे मगध एम्पायर आया, मौर्यन स्टेट आया, सो उसमें एक नई तरह की एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई जहां पे बुल्लक्स का काफी ज्यादा रोल्स होता था। सो उसकी वजह से ये सैक्रिफाइसेस कम हो गए। इन द 6th century BC देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी and Bihar, where the land was more fertile due to abundant rainfall. So it became easier to utilize the iron reservoir of Bihar and its adjoining areas. People started using more and more iron tools like plowshare for agriculture purposes. So 6th century BC में क्या हुआ, एक शिफ्ट ऑफ सेंटर हुआ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का, वेस्टर्न यूपी से एंड हरियाणा से वो पूरे ईस्टर्न यूपी और बिहार में चले गए। सो ईस्टर्न यूपी और बिहार क्यों गए, क्योंकि वहां की जो लैंड थी वो काफी ज्यादा फर्टाइल थी, बिकॉज वहां रेनफॉल काफी ज्यादा होती थी। सो इसकी वजह से आयरन मतलब वहां पे काफी ज्यादा हमें फर्टाइल लैंड, एलुवियल सॉइल मिला। एंड ऑल्सो अगर हमें ये याद हो तो बिहार में हमें आयरन रिजर्वॉयर भी काफी ज्यादा मिला था। तो लोग क्या करने लगे, लोग ज्यादा से ज्यादा आयरन टूल्स बनाने लग गए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी, मिलिट्री पर्पस के लिए भी। जब आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आयरन टूल्स बना रहे हो, सो ऑफ कोर्स सी बात है आप थोड़े एडवांस टूल बनाओगे। सो उसमें उन्होंने ये एक कार्ड का ऐसा इन्वेंशन जो भी उन्होंने किया, सो उसमें अब उन्हें
चाहिए था, बुल्स काउस चाहिए था। एंड अब वैदिक ब्राह्मणिज्म के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना था, उन्हें सैक्रिफाइसेस की तरफ जाना था। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बिकॉज अब लोगों को इकोनॉमी अपनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी थी, बिकॉज जो भी राज्य आ रहे थे, जो भी किंगडम आ रहे थे, उन्हें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी करनी थी, बिकॉज अगर उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तभी वो राज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, देन ओनली दे कैन रूल। सो ये शिफ्ट एक तरीके से हो गया फ्रॉम ऑल दीज रिचुअल्स टू अनदर साइड वो शिफ्ट हुए। एंड जब वो दूसरी साइड वो शिफ्ट हुए तो उन्हें और हेटेरोडॉक्स सेक्स देखने को मिले, सो जिसकी वजह से वो उधर चले गए। तो ये प्योरली एक आप इकोनॉमिकल बेसिस पे भी उन्होंने काम किया, जो बाकी के जो किंग्स आए लेटर। द यूज ऑफ आयरन पॉग शेयर required the use of bullocks, which meant that the old age custom in the Vedic age of killing animals as sacrifices would have to be abandoned for this agriculture economy to stabilize. So अब क्या था कि जब आयरन प्लॉगशेयर आप बना रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आयरन हैवी होते हैं, सो उसको यूज करने के लिए आपको बुलॉक्स चाहिए। मीन्स एक जो एज ओल्ड कस्टम था वैदिक एज में ऑफ किलिंग एन एनिमल एज सैक्रिफाइसेस, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आपको ये सारा जो आपने एडवांस टेक्निक्स बनाई है या अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है। तो आपको वो सारे कस्टम्स क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, जो किलिंग ऑफ एनिमल्स था। फर्दर द फ्लरिशिंग ऑफ एनिमल हस्बैंड्री बिकेम इमिनेंट टू रेस अ पोटेंशियल एनिमल population to take up the work that was required to uphold the agriculture sector development. उसके बाद ये एग्रीकल्चर हस्बैंड्री भी हमारी फ्लरिश होने लग गई, तो जिसकी वजह से जो एनिमल पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड लोगों ने ये एनिमल हस्बेंड्री को क्यों ऐसा फ्लरिश करवाया, क्यों एनिमल पॉपुलेशन बढ़ाया, जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड काफी ज्यादा हो गई थी, बिकॉज एग्रीकल्चर सेक्टर काफी ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो उनको उसको कंपनसेट करने के लिए, स्टेबिलाईज करने के लिए उनको ये एनिमल हस्बैंड्री, एनिमल पॉपुलेशन बढ़ाना था, सो वो बढ़ी हमारी। बोथ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ सैक्रिफाइसेस, सो द पीजेंट क्लास वेलकम्ड इट। अब जो बुद्धिज्म थे, जो जैनिज्म थे, वो दोनों सैक्रिफाइसेस के अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस के, वो नॉन वायलेंस को प्रीच करते थे, वायलेंस के अगेंस्ट से। तो जितने भी पीजन क्लास थे, या फिर अगर हम क्षत्रिय क्लास भी मानेंगे, वैश्य क्लास भी मानेंगे, तो उन सब ने क्या किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म को वेलकम किया। The agriculture boom led to the increased production of food, which also helped in the development of trade, craft production and urban centers. अब क्या हुआ कि जब ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ बढ़े, ये सैक्रिफाइसेस उन्होंने छोड़ा, तो एग्रीकल्चर एक तरीके से बूम किया। सो जब एग्रीकल्चर बूम किया तो फूड प्रोडक्शन काफी ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से ट्रेड भी हुआ, क्राफ्ट भी हुआ प्रोड्यूस, एंड अर्बन सेंटर भी हमारे डेवलप हुए। द डिस्कवरी ऑफ 1000 ऑफ सिल्वर एंड कॉपर पंच मार्क कॉइन्स बाय द न्यूमिस्मैटिक रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन दिस एरा। फिर बहुत सारे सिल्वर, कॉपर, पंच मार्क कॉइन्स हमें देखने को मिले, तो जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ट्रेड इस टाइम पे डेवलप हुआ है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैंने आपको बताया है कि सेकेंड एरा ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, so please comment section में मुझे ये बताइएगा। The rise of large number of cities in northeastern India and the use of punch mark coins facilitate the trade and commerce। अब क्या हुआ कि cities बनने लग गई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। जब cities बनी तो coins भी बने। अब जब coins बने, cities डेवलप हुई, एग्रीकल्चर भी पास था, क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हो रहा था, सो ट्रेड एंड कॉमर्स क्या हुआ, और ज्यादा हमारा बढ़ने लग गया। It added to the importance of Vaishyas who looked for some religion which could improve their position and so supported Buddhism and Jainism। अब ज्यादातर ट्रेड कौन कर रहा था, वैश्यास कर रहे थे ज्यादातर ट्रेड। अब वैदिक ब्राह्मणिज्म में वैश्यास को इतनी अच्छी पोजीशन नहीं माना दिया गया है, उनको यही बोला गया कि भाई ये तो ट्रेड करते, ये अच्छे लोग नहीं है जो ये सब ट्रेड करे या आपको लैंड ऐसा लोन पे दे, सो दे आर नॉट गुड पीपल। तो अब उनको वैश्यास को क्या था कि हमें अपनी सोशल पोजीशन तो बढ़ानी है, अच्छी करनी है, हमें साथ साथ हमें वेल्थ भी चाहिए, हमें अपना ट्रेड भी बढ़ाना है।
सो इसीलिए उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को और ज्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म में एज सच कुछ भी नोटिफाइड नहीं था कि वैश्यास दे आर नॉट गुड, या उनकी सोशल पोजीशन एक तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म के थ्रू वैश्यास की सोशल पोजीशन अपलिफ्ट हुई, साथ साथ ट्रेडिंग भी बढ़ा। सो ट्रेड बढ़ने के कारण उनको प्रॉस्पेरिटी भी मिली। As both Buddhism and Jainism promoted peace and non-violence, this could put an end to wars between different kingdoms and consequently promote further trade and commerce, which was beneficial for this economic class. अब बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों पीस प्रमोट करते थे, दोनों नॉन वायलेंस प्रमोट करते थे। सो एक तरीके से ये माना गया कि अगर ये दोनों बुद्धिज्म और जैनिज्म पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, सो वॉर्स जो होती हैं अलग अलग किंगडम्स के बीच में वो खत्म हो जाएंगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली हम ट्रेड एंड कॉमर्स क्या कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्लास के जो लोग हैं उनको बेनिफिशियल होगा, वो बेनिफिटेड होंगे। जैसे अगर हम अशोक की बात करें, वो बुद्धिज्म में जब वो मीन्स उन्होंने प्रीच किया, बुद्धिज्म को उन्होंने प्रीच किया, तो वो एक धामा पॉलिसी की तरफ चले गए, दैट इज पीसफुल कॉन्क्वेस्ट की तरफ चले गए। तो लोगों ने यही सोचा कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म एक लार्ज स्केल पे आएगा, सो पीस एंड नॉन वायलेंस लोग प्रीच करेंगे, सो इन टर्न वॉर्स खत्म हो जाएंगे, आपस के जो मतभेद होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया हम ट्रेड कर सकते हैं, कॉमर्स कर सकते हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी कर सकते हैं। सो इकोनॉमिक क्लास के जो लोग थे उनको काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता था। द कॉमन मैन डिड नॉट लाइक द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज। द कॉमन पीपल यर्न टू रिटर्न टू प्रिमिटिव लाइफ। जो कॉमन मैन थे, जो वैश्या से भी नीचे शूद्राज आप मान लो, या आम आदमी जिनको हम बोलते हैं, सो उनको काफी ज्यादा सोशल इनइक्वालिटीज को फेस करना पड़ता था। मीन्स आप ये ब्राह्मण्स के टाइम पे क्या था, जब वैदिक ब्राह्मणिज्म वैदिक कल्चर था, तो उसमें क्या था कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये एजुकेशन नहीं ले सकते हो, आप इधर नहीं जा सकते हो, आप इधर शादी नहीं कर सकते हो, आप ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, बहुत इनइक्वालिटीज होते थे। सो कॉमन मैन जो थे, आम आदमी थे, उनको ये सारी चीजें नहीं पसंद आई, एंड प्लस वो लोग ना प्रिमिटिव लाइफ में जाना चाह रहे थे, जहाँ पे ऐसे कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, एंड बहुत सिंपल लाइफ थी, एस्थेटिक लाइफ थी। मीन्स आपका क्या था, आप खाना उगाते थे, अब खाते थे, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं रहता था आपका। सो उनको वो वाली पूरी लाइफ में वापस जाना था। पीपल वांटेड रिलीफ फ्रॉम ग्रोइंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड यर्न टू लीव अ पीसफुल एंड अनकरप्ट लाइफ। देखो, जहां पे सोशल प्रॉब्लम्स आएंगी, सोशल इनइक्वालिटीज आएंगी, सो वहां पे क्या होगा, आप केओटिक लाइफ एक तरीके से जियोगे, एक करप्ट लाइफ जियोगे। सो इसीलिए लोगों का कहना ये था कि हमें ये सारी सोशल प्रॉब्लम से दूर जाना है, हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बिकॉज इससे हम लोग एक पीसफुल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं हम वो कर नहीं सकते हैं, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आपने महाभारत देखी है, सो उसमें कर्ण है, ऑल्दो कर्ण क्षत्रिय थे, बट यू नो द स्टोरी ना, बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको कर्ण की पता है कि उनकी माँ ने उन्हें त्याग दिया था। सो देन वो एक चैरिटर मेकर के घर पे वो मतलब पले बड़े। सो जब वो धनुर्विद्या के लिए गए थे, तो उनको मना कर दिया था धनुर्विद्या के लिए, ये बोल के कि नहीं, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम नीची जाति के हो। फिर उन्होंने जैसे तैसे वो धनुर्विद्या हासिल की, बट देन ऑल्सो बाद में भी जब वो उन्होंने प्रदर्शन किया अपनी धनुर्विद्या का, देन ऑल्सो यही हुआ कि तुम नहीं ये सीख सकते थे, तुम तो छोटी जाति के थे। सो ऐसी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी लोगों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, जो नीची जाति के थे उनके ऊपर काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। तो उनका यही कहना था कि हम जो करना चाहते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं। सो हमारे पास एक पीसफुल लाइफ नहीं है, और हमें इस वक्त पीसफुल लाइफ चाहिए, हमें एक अनकरप्टेड लाइफ चाहिए। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रेफर्ड सिंपल प्योर एस्थेटिक लाइफ। और बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या थे, उनका था कि हमें वो एक सिंपल लाइफ की तरफ जाते थे, प्योर एस्थेटिक लिविंग की तरफ वो जाते थे, कोई प्रॉब्लम उसमें, कोई सोशल इनइक्वालिटीज नहीं, एंड कोई तीन झान मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं। सो इसीलिए जो आम आदमी थे वो बुद्धिज्म जैनिज्म को और प्रीच किया, और वो उसकी तरफ और गए। सो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर एसेंशियली अ रिवोल्ट अगेंस्ट द चेंजेस इन मटेरियल लाइफ इन द मिड गंगा प्लेन इन 6th and 5th century BC। अगर हम समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एक तरीके से रेवोल्यूशन था, एक तरीके से रिवॉल्ट था अगेंस्ट ऑल दी मटेरियल लाइफ जो मिड गंगा प्लेन में जो चल रहा था, ऑल दी सोशल इनइक्वालिटीज जो मिड गंगा में चल रही थी प्लेन में, इन 6th and 5th century BC। सो ये था कि क्यों बुद्धिज्म हमारा
या क्यों बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों हमारा राइज हुआ, कॉज ऑफ द राइज ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये हमने अभी ये इतनी स्लाइड में पढ़ा। आई होप आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, कि राइज क्यों हुआ, बिकॉज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, कॉजेस ऑफ राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम प्रॉपर पढ़ते हैं लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा इज ऑल्सो कॉल्ड एज साक्य मुनि और तथागता। सो ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन किसी भी पॉइंट से बन सकता है। ये पूरा फैक्चुअल बेस है, पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस है। सो बुद्धा को हम क्या बोलते हैं, साक्य मुनि भी बोलते हैं एंड तथागता भी बोलते हैं। ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ये हमें पता है। Gautam Buddha was born to Sudodhana, chief of Republic Sakya clan, as Siddhartha in 563 BC on Vaishak Purnima day at Lumbini, Nepal. So गौतम बुद्ध के पापा कौन थे, उनके फादर का नाम क्या था, सुदोधना उनके पापा का नाम था। एंड ये कौन थे, ये रिपब्लिक साक्या, चीफ ऑफ रिपब्लिकन साक्या क्लैन, ये साक्या क्लैन के चीफ थे of Kapilavastu, chief of Republic Sakya clan of Kapilavastu। एंड इनका पहले जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्था नाम था। और ये कब पैदा हुए, 563 BCE में पैदा हुए। ओके, सो इनके पापा का नाम सुदोधना, ही वाज द चीफ ऑफ रिपब्लिकन क्लैन ऑफ कपिलवस्तु। एंड गौतम बुद्ध का पहले क्या नाम था, सिद्धार्था था। एंड ये किस दिन पैदा हुए, तो ये 563 BC में पैदा हुए, और किस दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए। किस दिन पैदा हुए, वैशाख पूर्णिमा का दिन, एट रूमी देही डिस्ट्रिक्ट नेपाल, लुम्बिनी नेपाल। एंड जिसको हम लुम्बिनी वन बोलते हैं एक्चुअली, पूर्णिमा डे के एट लुम्बिनी वन। एंड अगर हम प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट के नाम देखेंगे, बिकॉज ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो रूमी देही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में ये पैदा हुए थे, लुम्बिनी वन, रूमी देही डिस्ट्रिक्ट नेपाल। सो गौतम बुद्ध was born to Suddhodana, who was a chief of Republican Sakya clan of Kapilavastu, और इनका पहले नाम सिद्धार्था था। ये 563 BC में बॉर्न हुए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन। एंड कहाँ पे, लुम्बिनी वन, दैट इज रूमी देही डिस्ट्रिक्ट नेपाल में। He lost his mother Mahamaya just a few days after his birth and was brought up by his stepmother गौतमी। उसके बाद जब ये पैदा हुए थे, उसके कुछ टाइम के बाद ही इनकी जो मदर थी महामाया, उनकी डेथ हो गई थी। तब इनको इनकी स्टेप मदर ने ब्रॉट अप किया, दैट इज उनका नाम क्या था, गौतमी उनका नाम था। एंड महामाया की अगर हम बात करेंगे, इनकी जो माँ थी वो किस क्लैन की थी, वो कोलियाज रिपब्लिक की थी। शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ कोलियाज रिपब्लिक। So after the 7 days of giving the birth to Siddhartha to Gautam बुद्ध, उनकी माँ महामाया, उनकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद प्रजापति गौतमी जो थी उनकी स्टेप मदर, उन्होंने उनको ब्रॉट अप किया। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड कंफर्ट इन हिज अर्ली ईयर्स। सो अर्ली ईयर्स में उन्होंने लग्जरी एंड कंफर्ट की जिंदगी जी। देन उनकी शादी हो गई एट द एज ऑफ 16। किससे हुई, यशोधरा से हुई उनकी शादी। एंड यशोधरा जो थी वो प्रिंसेस थी शाक्य डायनेस्टी की, प्रिंसेस ऑफ शाक्या डायनेस्टी यशोधरा थी। एंड हैड अ सन नेम राहुल, और उनसे उनका एक बेटा हुआ जिसका क्या नाम था, राहुल। He is said to renounce the word Mahabhinish Kramana at the age of 29 years after witnessing 4 scenes in a sequence: old man, sick man, dead body and ascetic. तो अब उन्होंने क्या किया, वर्ड को रिनाउंस कर दिया। उन्होंने ये जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज थी, लाइफ ऑफ कंफर्ट थी, लग्जरी थी, वो छोड़ दिया, जिसको एक टर्म दिया गया है महाभिनीश क्रमना। ये टर्म दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि जब उन्होंने रिनाउंस किया वर्ड को, सब कुछ त्याग दिया, मटेरियलिस्टिक चीजें जिसे आप बोल सकते हो, ये सब त्यागा, तो उस टर्म को बोलते हैं महाभिनीश क्रमना। एंड ये जब 29 साल के थे, उन्होंने तभी ही रिनाउंस द वर्ड। एंड कब क्यों किया, एक्चुअली उन्होंने सीक्वेंस में कुछ चीजें देखी, 4 सीन्स उन्हें एकदम सीक्वेंस में देखा। पहले तो उन्होंने देखा ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, फिर एक सिक मैन, एक बीमार आदमी को देखा, देन उन्होंने डेड बॉडी देखी, एंड देन एक मॉन्क, एक एस्थेटिक को उन्होंने देखा। सो जब ये 4 सीन्स उन्होंने इन सीक्वेंस देखे कि आदमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी जी लिया, फिर क्या है, वो एक बूढ़ा हो जाता है, बीमार होता है, फिर मर जाता है। सो
कुछ नहीं, अल्टीमेटली हमारा क्या है कि हम मर ही रहे हैं। सो फिर उन्होंने एक एसेटिक, एक मॉन्क को देखा। सो उन्होंने उसकी लाइफ कंपेयर की इन सब की लाइफ और अपनी लाइफ से। सो ये चीज जो थी, ये जो 4 सीन्स थे, वो एक तरीके से उनको उनपे काफी इफेक्ट किया। सो देन ही डिसाइडेड दैट ही विल रिनाउंस द वर्ड, एंड उस टर्म को महाविनीश क्रमना बोला गया एट द एज ऑफ 29। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड डिसाइडेड टू बिकम अ वॉन्डरर। ही अलोंग विद चन्ना हिज चैरिटर, हिज हॉर्स कंठका, वेंडर्ड फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ। ये फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, वैसे तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पैलेस छोड़ा एंड एक वो एस्थेटिक, एक वैंडरर बनने का उन्होंने सोचा। एंड उन्होंने अपने साथ छन्ना, जो उनके चैरिटर थे, रथकार थे, उसे लेके गए। एंड हॉर्स कंठका, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंठका उनके हॉर्स का नाम है, छन्ना उनके चैरिटर का नाम है। एंड वो 6 साल तक वो भटकते ही रहे। ही फर्स्ट मेडिटेटेड विद अलारा कलमा एंड देन उदिका रामपुट्टा। सो उनके जो पहले टीचर थे वो कौन थे, वो अलारा कलमा थे। अलारा कलमा एक सांख्य फिलोसोफर थे। सो इनसे उन्होंने क्या सीखा, जो सांख्य फिलोसोफर थे, जो अलारा कलमा थे, उन्होंने सीखा द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। उन्होंने मेडिटेशन की ये टेक्निक सीखी। तो ये वैशाली में वो अलारा कलमा से मिले। फिर वो दूसरे के पास गए। दूसरे टीचर कौन थे, ये उद्दिका रामपुट्टा। फिर वो उनके नेक्स्ट टीचर उद्दिका रामपुट्टा, और उद्दिका रामपुट्टा से ये कहाँ मिले, ये राजगुहा में उद्दिका रामपुट्टा से ये वहां मिले। और अलारा कलमा से ये कहाँ मिले, ये वैशाली में मिले। और अलारा कलमा से उन्होंने क्या सीखा, टेक्निक ऑफ मेडिटेशन सीखा। They were considered to be established teacher of that era, but he was not convinced with their teaching that liberation from sorrow can be obtained by mental discipline and knowledge only. So उस टाइम पे जो अलारा कलमा, जो उद्दिका रामपुट्टा थे, वो काफी ज्यादा वेल नोन एक पॉपुलर टीचर थे उस टाइम के। बट जो गौतम बुद्ध थे, वो उनकी जो टीचिंग ऑफ स्टाइल थी, वो उससे कन्विंस नहीं हो पाए। बिकॉज इनका ये कहना था, अलारा कलमा हो या उद्दिका रामपुट्टा, उनका ये कहना था कि अगर आपको अपने सौरों से, दुखों से अगर लिबरेट होना है, फ्री होना है, सो यू जस्ट हैव टू डू मेडिटेशन, एंड आप नॉलेज के थ्रू आप हो सकते हो। सो इस बात पे वो कन्विंस नहीं हुए गौतम बुद्ध। सो इसीलिए वो इन दोनों से फिर थोड़ा थोड़ा सीख के वो चले गए। द बुद्धा लेटर जॉइंट 5 वैंडरिंग एसेटिक, असाजी, महानामा, वापा, बढ़िया एंड कोंडाना। सो उसके बाद इन दोनों से जब वो सीख के कुछ कुछ चले गए, तब वो 5 वैंडरिंग एसेटिक मॉन्क से मिले, जिनका नाम असाजी, महानामा, वापा, भदिया एंड कोंडना। ही प्रैक्टिस सीवियर austerities until his body was almost emaciated, and realizing that austerities could not lead to realization, and he left them. सो जब ये 5 एसेटिक्स इन मॉन्क से मिले, तो उस टाइम पे ये लोग तपस्या कर रहे थे। ऑस्टेरिटी का मतलब तपस्या होता है, तो वो बहुत ही सीवियर तपस्या, ऑस्टेरिटी कर रहे थे। एंड एक टाइम पे क्या हुआ कि उनकी बॉडी इज फुल्ली लाइक, उनका साथ जिसको बोलते हैं ना छोड़ना टाइप का, सो वो हो गया था। सो उन्होंने ये रियलाइज किया कि ये तपस्या, ये चीज करने से वो जो सच की खोज में वो निकले हैं, जो वो सैल्वेशन, मोक्ष की खोज में जो निकले हैं, वो नहीं पा सकते हैं। तो फिर उन्होंने ये भी छोड़ दिया। He then moved toward the village of Senani and took a seat under a peepal tree facing east. He then resolved not to rise until enlightenment was achieved. उसके बाद वो at the age of 35, फिर इन सब चीजों के बाद वो सेनानी, विलेज ऑफ सेनानी के गए। वहां पे वो एक पीपल ट्री के नीचे वो बैठे, एंड उन्होंने बोला, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मैं एनलाइटमेंट अचीव नहीं कर लेता। As Gautam sat in deep meditation, Mara, the lord of illusion, recognizing that his power was about to be broken, and tried to distract him. The Buddha touched the earth, calling it to bear witness to the countless lifetimes of virtue that had led him to this place of enlightenment. फिर एक स्टोरी आती है। सो स्टोरी में क्या है कि गौतम बुद्ध यही मेडिटेट कर रहे थे पीपल ट्री के नीचे, तो वहां पे लॉर्ड ऑफ इल्यूजन मारा थे। अब मारा ने ये बोला कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पावर को कोई तो क्या कर रहा है, चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। सो उन्होंने गौतम बुद्ध को डिस्ट्रैक्ट करना चालू कर दिया। सो एक मुद्रा होती है, वो अभी मैं आगे अभी दिखाऊंगी। सो उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने एक हाथ से अर्थ को टच किया, छुआ, और उन्होंने नेचर को एक तरीके से बुलाया, एंड थ्रू हिज मेडिटेशन जो भी टेक्निक थी, सो उससे उन्होंने बोला कि प्लीज आप नेचर को, ही टच द अर्थ, ही कॉल्ड द नेचर एंड सेड कि प्लीज
कम फॉरवर्ड एंड बिकॉज मैं इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, सो जस्ट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ताकि मैं ये एक इनलाइटमेंट जो है मैं उसको अचीव कर सकूं. The earth shook on hearing the truth of Gautam's word. Mara then unleashed his army of demons. फिर the earth also started to shook, and उन्होंने ये गौतम बुद्ध के ये जो वर्ड्स सुने, द ट्रूथ ऑफ वर्ड्स दैट जो भी उस टाइम पे था, सो मारा ने उसके बाद अपनी जो आर्मी थी डीमंस की वो भी अनलीश कर दी. देन इन द epic battle that ensued, Gautam's wisdom broke through the illusion and the power of his compassion transformed the demon weapons into flower. उसके बाद वो इतने ज्यादा अच्छे से मेडिटेट कर रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ हिज विजडम, बिकॉज ऑफ हिज ट्रू मीन्स डेडिकेशन, ट्रू मेडिटेशन, ये जो इल्यूजन, जो पावर ऑफ इल्यूजन थी वो टूटी, जो मारा की जो पावर ऑफ इल्यूजन थी वो टूटी, एंड जो गौतम बुद्ध का जो कंपैशन जो था, इट ट्रांसफॉर्म्ड ऑल द डीमंस वेपन इनटू फ्लावर. सो ये एक स्टोरी है मारा एंड गौतम बुद्ध की. मारा एंड हिज आर्मी फ्लेड इन डिसअरे. फिर मारा एंड उनकी आर्मी चली गई. तो उन्होंने, ये एक स्टोरी है, सो उन्होंने ऐसा मेडिटेट किया. देन एट द एज ऑफ 35 ऑन द 49th डे ऑफ मेडिटेशन ही अल्टीमेटली अटेन्ड निर्वाणा, enlightenment at Gaya, Magad, Bihar, under a people tree, Bodhi tree, on the banks of river Niranjana, and came to be known as Buddha, the enlightened one. फिर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एट द एज ऑफ 35 ऑन द 49th डे ऑफ मेडिटेशन, जब वो 49 डे ऑफ मेडिटेशन कर रहे थे, सो उस दिन उन्हें निर्वाण, एनलाइटमेंट अचीव हुआ. कहाँ पे? बोध गया में, मगध बिहार, पीपल ट्री, जो मैंने अभी आपको बताया पीपल ट्री के नीचे बैठे थे, तो पीपल ट्री के नीचे बोधि ट्री, ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना, किस रिवर पे? निरंजना रिवर पे. एंड फिर उन्हें बुद्धा बोला गया, द एनलाइटेंड वन. सो ये इंपॉर्टेंट है कि किस एज पे, 35 ईयर्स, किस दिन 49th डे ऑफ द मेडिटेशन उन्हें निर्वाणा, एनलाइटमेंट अचीव हुआ. कहाँ? बोध गया, मगध में हुआ, बिहार में, पीपल ट्री के नीचे हुआ, किस रिवर पे? निरंजना रिवर पे. एंड फिर उन्हें बुद्धा द एनलाइटेंड वन बोला गया. The Buddha delivered his first sermon or deliverance from the sufferings to his 5 former companions at Sarnath. So बुद्धा ने अपना पहला सरमन, अपना पहला टीचिंग जो होती है वो सारनाथ में दी अपने 5 फॉर्मर कंपेनियंस को. सो ये इंपॉर्टेंट है दैट फर्स्ट सरमन उन्होंने कहा दिया था? सारनाथ पे दिया था. दिस इवेंट इज नोन एज धामा चक्र प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तना, धर्म चक्र प्रवर्तना, विच मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म. सो इस इवेंट को क्या बोला गया? धर्म चक्र प्रवर्तना बोला गया, दैट इज टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म. जब वो उन्होंने पहला सरमन अपना सारनाथ में दिया, उसको बोला गया. द बुद्धा वैंडर्ड अबाउट फॉर ओवर 4 decades and established an order of monks and nuns known as संघ. फिर जो बुद्धा थे वो 4 डेकेड्स तक वो घूमते रहे और उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, एक नन्स एस्टैब्लिश किया, जिसको उन्होंने संघ बोला. ही अटेन्ड महापरिनिर्वाणा एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर ऑफ द मल्लास. His last word was all composite things decay, strive diligent. So उन्होंने महापरिनिर्वाण जो है वो कुशीनगर में उन्होंने अटेन किया, दैट इज अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई. सो एट द एज ऑफ 80, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स के जब वो थे, उन्होंने महापरिनिर्वाणा उन्होंने अटेन किया. कब किया? 483 BC में उन्होंने किया. कुशीनगर, दैट इज आइडेंटिकल विद द विलेज कासिया इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी. ठीक है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने किया. कुशीनगर इज इन यूपी. महापरिनिर्वाणा, दैट इज फाइनल ब्लोइंग आउट. सो ये उनका पूरा लाइफ जर्नी है. सो अगर हम एक तरीके से रिवाइज करना चाहें, सो गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, he was born in 563 BC. उनको पहले सिद्धार्था बोला जाता था. वैशाख पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे लुम्बिनी वन में, दैट इज रूमीदेही डिस्ट्रिक्ट, नेपाल. साक्य क्षत्रिय क्लान के थे ऑफ कपिलावस्तु, एंड उनके फादर सिद्धोधना थे, ये रिपब्लिकन किंग थे ऑफ कपिलावस्तु. मदर महामाया, एंड ये प्रिंसेस थी कोलियाज रिपब्लिका की. देन उनकी मदर की डेथ हो गई थी आफ्टर 7 days ऑफ गिविंग बर्थ टू हिम. उसके बाद फिर उनको पाला पोसा किसने? महाप्रजापति गौतमी ने. फिर उनकी शादी हो गई एट द एज ऑफ 16 यशोधरा से, वो शाक्य डायनेस्टी की थी. एंड फिर उनसे उनका एक बेटा हुआ राहुल. फिर 4 साइट उन्होंने देखा, सीन्स देखा, दैट इज ओल्ड मैन, डिसीज मैन, डेड बॉडी एंड एस्थेटिक. सो जिसकी वजह से उनका पूरा जो लाइफ था वो अपसाइड डाउन 360 डिग्री टर्न हो गया. एंड ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ड एट द एज ऑफ 29. एंड उस
टर्म, उस वर्ड को, रिनाउंसिंग द होम, उस पूरी चीज को बोला जाता है महाविनीश क्रमना, दैट इज ग्रेट गोइंग फोर्थ, एंड वो एक वेंडरर एस्थेटिक बोले गए। ग्रेट रिनाउंसिएशन को बोला जाता है महाविनीश क्रमना। वो अपने घोड़े के साथ, हॉर्स कंठक एंड चैरिटर छन्ना, इनके साथ वो चले गए। फिर उनके पहले टीचर अलारा कलमा सांख्या फिलोसफर थे, उनसे उन्होंने मेडिटेशन सीखा वैशाली में। देन उनके दूसरे टीचर थे उद्दका रामपुट्टा राजगृह में। देन एट द एज ऑफ 35 पीपल ट्री के नीचे ओरवेला बोध गया में उन्होंने इनलाइटमेंट, दैट इज निर्वाणा, अटेन किया ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना आफ्टर 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन। फिर उनको बोला गया गौतम बुद्ध बोला गया, दैट इज द इनलाइटेड वन, बुद्धा बोला गया इनलाइटेड वन, या तथागता भी उन्हें बोला जाता है, साख्य मुनि भी बोला उन्हें जाता है। फिर पहला सरमन उन्होंने कहा दिया, सारनाथ में दिया, जिसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तना, दैट इज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। देन एट द एज ऑफ 80 in 483 BC he died at कुशीनगर यूपी, एंड दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाणा, दैट इज फाइनल ब्लोइंग आउट। सो ये उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री है। अगर हम इंपॉर्टेंट देखेंगे, ये 5 मेजर इवेंट्स अगर पहले देखते हैं। बर्थ के सिंबल्स क्या है, लोटस एंड बुल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 5 मेजर इवेंट्स एंड सिंबल। देन ग्रेट रिनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, महाविनीश क्रमना, दैट इज हॉर्स, हॉर्स का नाम क्या था, कंठका। देन निर्वाणा, दैट इज बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र और द 8 स्पोक्ड व्हील, जो सारनाथ में हुआ, ये कहा हुआ बर्थ लुम्बिनी। महापरिनिर्वाणा या डेथ, तो उसका सिंबल है स्तूपा, एंड ये कुशीनगर में हुआ महापरिनिर्वाणा। छन्ना कौन थे, बुद्धास चैरिटर। फिर इसमें एक आते हैं देव, अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ उनके लाइफ के लोगों के बारे में देखेंगे तो पहले फिर देवदत्ता बुद्धा के कजिन है। देन सुजाता एक आती है, सुजाता द फार्मर्स डॉटर, जिन्होंने राइस मिल्क मीन्स खीर दिया था बोध गया में उनको। एंड फिर इनको बुद्धा भी बोला जाता है, गौतम बुद्ध बोला जाता है, सिद्धार्था उनके बचपन का नाम है, शाक्य मुनि भी बोला जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म। सो द कोर ऑफ बुद्धास डॉक्ट्राइन इज एक्सप्रेस्ड इन द एरिया सांची 4 नोबल ट्रुथ्स, अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा या निबाना। सो जो बुद्धा की जो डॉक्ट्राइन है, कोर बुद्धा की जो फिलॉसफी, जो टीचिंग है, उसको हम 4 नोबल ट्रूथ्स, आर्य संचनी, या फिर हम उसको बोलते हैं चतवारी आर्य सत्यानी, अष्टांगिका मार्ग 8 फोल्ड पाथ या मिडिल पाथ, देन सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, ये उनका कोर जो बुद्धा का डॉक्ट्राइन है वो इस पे ही बेस्ड है। बुद्धा अर्जेस दैट वन शुड नॉट क्लिंग टू एनीथिंग इंक्लूडिंग हिज टीचर। अब बुद्धा का ये बोलना था कि आपको किसी भी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, यू शुड नॉट जस्ट क्लिंच टू एवरीथिंग और एनीथिंग। एक लॉजिकल सोच रखना चाहिए आपको, यू शुड थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। एक ही चीज पे आप ऐसा रुक के आपको नहीं रहना है, इंक्लूडिंग हिज टीचिंग। द टीचिंग आर ओनली उपाय, स्किलफुल मीन्स और एक्सपीरियंट टूल्स एंड नॉट द डोगमा। जो टीचिंग है, बुद्धा का ये कहना है, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये उपाय है, ये सोल्यूशन है, ये स्किलफुल मीन्स है कि आप इससे ये चीज हासिल कर सकते हो। ये कोई एक तरीके से सुपरस्टिशियस नहीं है, डॉगमा नहीं है, आपको इसी पे टोटली बिलीव नहीं करना है। इफ यू आर गेटिंग समथिंग एल्स इंपॉर्टेंट, तो हाँ, उसको भी आपको अपनाना है। सो यू शुड नॉट बी एडरेंट बिलीवर ऑफ एनी। अब फर्स्ट आते हैं 4 नोबल ट्रूथ्स पे, आर्य सत्य या चतवारी आर्य सत्यानी। तो पहला है लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, दुख दैट इज सबम दुखम। सो जो लाइफ है उसमें सोरोज भरे हैं, वो दुख की जिंदगी है, मीन्स जिंदगी है तो उसमें दुख रहेगा आपका। सो सबम दुखम। देन देयर आर कॉजेस ऑफ सोरोज। अब सोरोज के भी कॉज है, अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो दुख का भी कॉज है, दैट इज दुख समुदाय या द्वदाश निदान प्रत्यत्य समुत्पदा। सो कॉज है सोरो का, सोरो है सो उसका कॉज भी है। देन द पेन और द सोरो कैन बी एंडेड बाय अटेनमेंट ऑफ निबाना या निर्वाणा। अब इसमें कॉज सोरो का क्या बताया गया है, डिजायर बताया गया है कि जो आपके डिजायर्स है ना, जो आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी चीजें ना आपके सोरो हैं। सो द कॉज ऑफ द सोरो इज योर डिजायर्स। द पेन द सोरो कैन बी एंडेड बाय अटेनमेंट ऑफ निबान या निर्वाण, दुख निरोध। और अब ये बोला गया कि जो सोरो है उसको आप कैसे खत्म कर सकते हो, उसको आप निर्वाण आप अटेन करोगे, आप उससे सैल्वेशन अटेन करोगे, उससे आप खत्म कर सकते हो। निर्वाणा अटेन करोगे तो आप उससे
खत्म कर सकते हो अपने पेन, अपने सौरों को। सो जिसको दुख निरोध बोला गया, दैट इज द सौरो कैन बी स्टॉप्ड, दुख निरोध, निर्वाण। देन द ट्रूथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग। सो देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ द सौरो। सो यहाँ पे अब एक पाथ भी है जिससे सौरो खत्म हो सकता है, और उस पाथ को अष्टांगिका मार्ग बोला गया है। तो अष्टांगिका मार्ग के थ्रू आप अपने सौरों को खत्म कर सकते हो, दैट इज सेसेशन ऑफ द सौरो। एंड सौरों को खत्म करने का ये बोला है इसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सो द ट्रूथ ऑफ पाथ लीडिंग टू एंड ऑफ सफरिंग इज अष्टांगिका मार्ग। सो पहला क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दैट इज सबम दुखम। देन देयर इज अ कॉज ऑफ सॉरो, जो आपका डिजायर है वही कॉज है आपके सॉरो का। दुख समुदाय, द्वदाश निदान या प्रत्यत्य पदा, मतलब आप इससे आपका मतलब एक सोल्यूशन भी है आपके ये दुख सौरो खत्म करने का। देन द पेन सौरो कैन बी एंडेड बाय अटेनमेंट ऑफ निबम, निबाना या निर्वाणा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस पेन को, इस सौरो को आप खत्म कर सकते हो, दैट इज दुख निरोध, निर्वाण के थ्रू, निर्वाणा अटेन करने के थ्रू। देन द ट्रूथ ऑफ लीडिंग द पाथ ऑफ टू द एंड ऑफ सफरिंग, there is a path leading to the cessation of the sorrow, that is dukh nirodh gamini pratipada, that is ashtangika marg, आपका पाथ है। 8 नाउ 3 jewels of Buddhism देखेंगे, 3 रत्न। तो फर्स्ट इज बुद्धा द एनलाइटेंड, धर्म डॉक्ट्राइन दैट इज टीचिंग, संघ कम्यून दैट इज ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड नन। अब हम आते हैं 8 फोल्ड पाथ पे, दैट इज अष्टांगिका मार्ग के ऊपर। सो द 8 फोल्ड पाथ इज मोर अबाउट अनलर्निंग रादर देन लर्निंग, दैट इज टू लर्न इन ऑर्डर टू अनलर्न एंड अनकवर। सो 8 फोल्ड पाथ का बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, दैट देयर इज सम एक्टिविटीज, कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो आप सीखो, जो आप करो, अपनाओ, जिससे जो ट्रूथ है, अल्टीमेट ट्रूथ जिसको बोलते हैं, सैल्वेशन, निर्वाण, आप वो अटेन कर सकते हो। यू कैन अनकवर सो मेनी थिंग्स बाय लर्निंग दिस, बाय फॉलोइंग दिस 8 फोल्ड पाथ। The path consists of 8 interconnected activities and is a process that helps one to move beyond the conditioned responses that obscures one's nature. तो ये जो path है वो 8 interconnected activities हैं। आप इसको जब follow करोगे then जो आपकी जो life है वो पूरी तरीके से change हो जाएगी। The path to nirvana or cessation of suffering is the noble eightfold path। और जो निर्वाण अचीव करने का जो पाथ है वो आपका क्या है, नोबल 8 फोल्ड पाथ है। अगर आपको अपने सौरो, अपने दुखों, अपने सफरिंग को कम करना है, खत्म करना है, तो यू शुड फॉलो दिस 8 फोल्ड पाथ। अब हम देखते हैं ये 8 फोल्ड पाथ है क्या। फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, समाधिति। सो आप सही सोचो, सही समझो। सो दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग। Right observation, you should observe correctly everything, you should understand correctly each and everything. So samadhiti. Then right thought, sama sankapa, फिर सही सोचो, अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो आप किसी का, that is right thought, sama sankapa. Then right speech, samavach. So अच्छा बोलो, सही बोलो, मीन्स अगर सही नहीं भी बोल रहे हो तो कम से कम अच्छा बोलो, बोलते हैं ना, you should speak means before saying something you should think twice. So सही बोलो, अच्छा बोलो, समावाच। राइट एक्शन, समा कमानता। तो जो भी आप एक्शंस कर रहे हो वो भी सही करो, अच्छे करो। देन राइट लाइवलीहुड, समा अजीवा। जो भी आप जिस तरीके से आप कमाई कर रहे हो वो भी सही कमाई होनी चाहिए, एक साफ अच्छी कमाई होनी चाहिए, समा जीवा। राइट एफर्ट, समा व्यामा। सो सही एफर्ट करो, अच्छे एफर्ट करो। देन राइट माइंडफुलनेस, समा सती। राइट माइंडफुलनेस या राइट मेमोरी, सो समा सती। एंड देन नेक्स्ट लास्ट इज राइट कॉन्सेंट्रेशन या राइट मेडिटेशन। मेडिटेशन जो कर रहे हो वो भी अच्छे से करो, दैट इज समा समाधि। सो ये है 8 फोल्ड पाथ एंड ये बाय हार्ट याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सो पहला तो देखो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, सिंपल सा एक टेक्निक देख सकते हो, सही समझोगे, सही समझोगे तो सही सोचोगे, सही सोचोगे तो सही बोलोगे, सही बोलोगे तो सही एक्शन करोगे। 4 खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। आपको क्या करना है, राइट लाइवलीहुड, सही और अच्छी तरीके से आपको कमाई करनी है। सो वो एफर्ट्स उसमें लगते हैं तो सही एफर्ट्स करना चाहिए। देन सही कॉन्सेंट्रेशन, सही मेमोरी, आपका राइट माइंडफुलनेस, एंड देन राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट
मेडिटेशन अगर आप करोगे तो निर्वाण अचीव कर लोगे। द फिलोसफी ऑफ बुद्धा एक्सेप्ट्स इनपरमेनियंस एंड ट्रांसमाइग्रेशन बट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड बिलीव्स दैट द सोल इज अ मिथ। तो बुद्धा की भी फिलॉसफी यही थी कि जो कर्म है आपके वो पास ऑन होते रहते हैं, सो आपको अच्छे कर्म करना चाहिए। इनपरमानेंस मीन्स यू कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ट्रांसमाइग्रेशन मीन्स आपके जो कर्म है दैट योर सोल वो जंप होती रहती है, बॉडी विल डीके वन डे। सो वो इस फिलॉसफी को मानते थे, बट वो जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड था उसको वो नहीं मानते थे, या वो जो सोल जो था उसको भी वो एक तरीके से मिथ मानते थे। बट वो इनपरमानेंस, ट्रांसमाइग्रेशन, आपके कर्म आपको अच्छे करने चाहिए, वो इस चीजों को मानते थे। Buddhism teaches the existence of 10 realms of being and one can be born as any of them. So बुद्धा के अकॉर्डिंग क्या है कि 10 realms हैं, 10 और अदर वर्ड्स। आपने अगर वो देखा हो मूवीज, साइंस फिक्शन मूवीज हम देखते हैं ना, तो उसमें 10 realms अलग अलग दिखाते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका थॉर। थॉर मूवी अगर आपने देखी है, उसमें realms दिखाए गए ना, अलग अलग realms की। ये इज डार्क वर्ड है, ये ह्यूमन वर्ड है, ये ह्यूमन रिलिम है, ये देन गॉड रिलिम है। तो ऐसे बुद्धिज्म में भी ये बोला गया है कि 10 रिलिम्स है एंड आप इसमें किसी में भी बॉर्न हो सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर कर्म। आप कैसे कर्म करते हो उस कर्म पे आप किसी भी एक रिलिम में दोबारा आपका जन्म हो सकता है। At the top is Buddha, followed by Bodhisattva, an enlightened being destined to be a Buddha, but purposely remains on earth to propagate teaching. Pratyeka Buddha, a Buddha on their own. Shravaka, disciple of Buddha. Heavenly beings, superhumans, angels. Human beings, then Asura, fighting spirits. बीस्ट, प्रेत, हंग्री घोस्ट एंड डिप्रेव्ड मेन, हेलिश बीइंग्स। तो इसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं दैट आप बोधिसत्व बन सकते हो। टॉप पे उन्होंने बोला कि एक बोधिसत्व, अगर आप के कर्म अच्छे होंगे देन यू कैन बी अ बोधिसत्व, दैट इज एनलाइटेंड बीइंग। फिर आप प्रोपोगेट कर सकते हो टीचिंग और लोगों को। देन उससे नीचे अगर आपके कर्म थोड़े हुए तो प्रत्येक बुद्धा, दैट इज बुद्धा ऑन देयर ओन। देन श्रवका, दैट इज डिसाइपल ऑफ बुद्धा। देन हेवनली बीइंग्स, दैट इज सुपर ह्यूमन एंजल्स आप बन सकते हो। Then human being, then asur, fighting spirit, then beast, pret, hungry ghost, and depraved men, hellish beings. These 10 realms of existence are mutually immanent and mutually inclusive, each one having in it the remaining 9 realms. Example, the realm of human beings has all other 9 states from hell to Buddhahood in it. So ये बोला गया, ये जो 10 realms है ना, इसमें हर एक realm ये बेसिकली ना वो स्टार्टिंग बोधिसत्व से हेल तक पूरा एक सीरीज ही में है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग के रेलिम की बात करेंगे तो उसमें सबसे ऊपर बोधिसत्व से लेके नीचे हेल तक की सारी वो एक लाइन से फीचर्स आप बोल सकते हो है। अ मैन कैन बी सेल्फिश और कैन राइज टू एनलाइटेंड स्टेट ऑफ बुद्धा। तो एक आदमी या तो सेल्फिश हो सकता है और इवन अगर बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो गया सो वो एनलाइटेंड भी बन सकता है। इन बुद्धिज्म karma is the result of actions and depending on the intentions more than the action itself. So बुद्धिज्म में ये बताया गया कि जो कर्म है वो आपके एक्शंस का ही एक रिजल्ट है। आप अगर अच्छे एक्शंस करोगे तो आपके जो कर्म है वो अच्छे होंगे। तो ये सब इंटेंशंस पे डिपेंड होता है मोर देन द एक्शन। रीबर्थ इज द रिजल्ट ऑफ कर्म ऑफ द प्रीवियस लाइफ। और ये बोला गया कि जो रीबर्थ है, जो पुनर्जन्म है, वो आपके कर्म का फल है। दो बुद्धिज्म लेज एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस, इट डजंट फॉरबिड मासेस फ्रॉम ईटिंग मीट। सो बुद्धिज्म ने नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट किया है, बट उन्होंने मांस या मीट खाने से भी मना नहीं किया है। अब आते हैं हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स की तरफ। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल, तो हमें ये काफी अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। So first Buddhist Council 483 BC. So प्लेस क्या थी? सप्तपाणी के राजगृह। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यपा। पेट्रन कौन थे? आजाद शत्रु, जो हरियंका डायनेस्टी के। और इस टाइम पे हुआ क्या था? सुत्ता पिटका एंड विनय पिटका जो था वो कंपाइल्ड हुआ था। सुत्ता पिटका किसने कंपाइल किया था? आनंदा। एंड विनय पिटका उपाली। सो ये सुत्ता पिटका, विनय पिटका मैं अभी आपको बताऊंगी। नाउ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC। प्लेस क्या है? चुलावांग, वैशाली। चेयरमैन सबाकमी। पेट्रन कालाशोका, ये शिशुनाग डायनेस्टी के हैं। और सिग्निफिकेंस, द मॉन्क्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन राइट्स, सो देयर वाज डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघ इनटू ऑर्थोडॉक्स स्थाविरावादन्स और थेराविरावादन्स एंड अनऑर्थोडॉक्स महासंघिका। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था कि जो वैशाली के मॉन्क्स थे उनको ना कुछ
चेंजेस चाहिए थे। सो इसकी वजह से डिवीजन हो गया बुद्धिस्ट संघ में, एक ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में हो गया जिसको स्थावरवादन बोला गया, और एक अनऑर्थोडॉक्स महासंघ का। सो ये डिवीजन हुआ। कब डिवीजन हुआ? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC। सो प्लेस इज अशोकराम विहार, पाटलिपुत्र। सो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में हुआ। चेयरमैन कौन थे? मोगालीपुट्टा तिसु। पेट्रन अशोक, मौर्यन डायनेस्टी के। सिग्निफिकेंस क्या है? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्थावरवादन एज द ट्रू फॉलोअर्स, and Abhidhamma Pitaka, the third of the Buddhist Pali canon, was composed and Buddhist missionaries were sent to the other countries. तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में स्थावरवादन जो थे उनको ट्रू फॉलोअर्स बोला गया। दूसरी चीज, अभिधम्मा पिटका जो थी, थर्ड बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट जो थी, वो कंपोज हुई एंड बुद्धिस्ट मिशनरीज को और दूसरे देशों में भेजा गया। आप कमेंट सेक्शन में बताओ अशोक ने किनको श्रीलंका भेजा था? अपने बेटा और बेटी को भेजा था, तो उनका नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। लास्ट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। सो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हमारी 98 AD, फर्स्ट सेंचुरी AD हुई। देन प्लेस क्या है? कुंडलवाना, कश्मीर में। चेयरमैन कौन है? वासुमित्रा। वाइस चेयरमैन अश्वघोष। पेट्रन कौन थे? कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। सिग्निफिकेंस, द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू टू मेजर सेक्ट्स, हिनायाना एंड महायान. The deliberation of the council were in Sanskrit instead of Pali. Compilation of Mahavibhish Shastra, Sanskrit comment on Tripitaka. So significance यही था। पहली बार दो मेजर सेक्ट्स उसमें डिवाइड हो गए, हिनायान एंड महायान में। फिर जो काउंसिल थी, जो डेलिब्रेशंस हो रहे थे वहां पे, जो डिसीजंस, जो बातें हो रही थी, वो सब संस्कृत में हुई इंस्टेड ऑफ पाली। एंड कंपाइलेशन हुआ महाविभीष शास्त्र का, जो एक संस्कृत कमेंट्री है त्रिपिटका के ऊपर। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या हुआ था कि बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया अदर एशियन कंट्रीज में। महायानिज्म जैसे सेंट्रल एशिया में, चाइना में, जापान में, एंड हिनायानिज्म सिलोन, बर्मा, थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये हमारी चार बुद्धिस्ट काउंसिल। ये चार बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पे सवाल काफी ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट इज बुद्धिज्म एंड बोधिसत्व। सो ये हम बोधिसत्व काफी जगह पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेते हैं। In Buddhism, a bodhisattva is any person who is on the path toward Buddhahood. तो बुद्धिज्म में बोधिसत्व कौन होते हैं? वो इंसान होते हैं जिनको इनलाइटमेंट मीन्स मिलने वाली होती है। He is towards the path of this Buddhahood. वो इनलाइटमेंट अटेन करने ही वाले होते हैं। In the early Buddhist schools as well as modern Theravada Buddhism, a bodhisattva refers to anyone who has made a resolution to become a Buddha and has also received a confirmation of prediction from a living Buddha. So early Buddhist school में as well as modern Theravada Buddhism में जो बोधिसत्व है, उसको वो इंसान होता है जिसने ये रेजोल्यूशन दिया है कि मुझे बुद्धा बनना ही बनना है। एंड ऑल्सो जो लिविंग, जो एक बुद्धा होते हैं, उनसे उनको ये कॉन्फर्मेशन भी मिल जाता है कि हाँ, आप अब सही रास्ते पे हो, आप एक तरीके से बन ही गए हो। महायान बुद्धिज्म, अ बोधिसत्व refers to anyone who has generated bodhisattva, a spontaneous wish and compassionate mind to attain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. सो ये हिनायान में हमने देखा। महायान बुद्धिज्म में क्या बोला जाता है कि जो बोधिसत्व वो इंसान है जिसमें बोधिसत्ता मीन्स एक स्पॉन्टेनियस विश, एक कंपैशनेट माइंड अपना जो है वो जनरेट कर लिया, वो अकम्प्लिश कर लिया, एंड उसने बुद्धाहुड अचीव कर लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दी सेंटिएंट बींग्स। मीन्स एक सेम ही डेफिनेशन है दोनों की। अगर हम थेरावाद में भी देखें या महायान बुद्धिज्म में भी देखें, तो डेफिनेशन बोधिसत्व की यही है कि वो इंसान जो बुद्धिज्म की राह पे, जो बुद्धाहुड की राह पे जो चल गया है, उसने रेजोल्यूशन दिया है कि मैं बुद्धा बनूंगा, एंड उसने वो बुद्धिज्म, वो इनलाइटमेंट वो अटेन कर लिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल दी लिविंग बींग्स। अब हम थोड़ा मुद्रास पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में। सो मुद्रास आर अ नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ हैंड जेस्चर्स एंड फिंगर पोस्चर्स। सो मुद्रास क्या होते हैं? मुद्रास नॉन वर्बल, जो आप बोलते नहीं हो, जो सिर्फ जेस्चर्स के थ्रू दिखाते हो, उसे नॉन वर्बल बोलते हैं। तो नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिसमें हैंड जेस्चर और फिंगर पोस्चर्स यूज किए जाते हैं। They are symbolic sign-based finger patterns taking the place but retaining the efficacy of the spoken word and are used to evoke in the mind
ideas symbolizing divine powers or the deities themselves. So ये एक तरीके से symbolic signs होते हैं, fingers के थ्रू आप बनाते हो, एंड इसमें ना आप मीन्स वर्ड्स का एज सच यूज नहीं करते हो, थ्रू फिंगर्स आप चीजों को बताते हो, सिंबलाइज करते हो, एंड यू यूज दीज मुद्राज, यू यूज दिस फिंगर पैटर्न्स, ताकि जो आपके जो माइंड है आपका, डिवाइन पावर्स है, आप उसको सिंबलाइज कर सको. So you use these finger patterns for this, and they are also used by monks in their spiritual exercise of ritual meditation and concentration, and are believed to generate forces that invoke the deity. So अगर आप देखते हो योगा करते हो, उसमें हम कुछ मुद्रास करते हैं, फिंगर पोस्चर्स करते हैं. So जो monks होते हैं, तो जब वो spiritual exercise कराते हैं, ritual meditation की, concentration की, so उसमें ये कुछ postures, finger patterns use किए जाते हैं, so that you can generate the inner forces of yourself and invoke the deities. जो इंद्रिया बोला जाता है ना, आपके अंदर इंद्रिया है, so उसको आप जगा सको, that इंद्रियास को. so ये मुद्रास इसलिए यूज किए जाते हैं. While there are a large number of historic mudras, over time Buddhist art has retained only 5 of them for the representation of Buddha. वैसे तो बहुत सारी मुद्रास हैं, बट बुद्धिस्ट आर्ट में सिर्फ 5 मुद्रास के बारे में बताया गया है. फर्स्ट इज धर्म चक्र मुद्र. दैट इज, धर्म चक्र का मतलब होता है संस्कृत मीन्स इंग्लिश में अगर देखेंगे तो व्हील ऑफ धर्म. So this mudra symbolizes one of the most important moments in the life of Buddha, the occasion when he preached to his companions the first sermon after his enlightenment in the Deer Park at Sarnath. So ये जो मुद्रा है, ये सिंबलाइज करती है बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट बुद्धा की जिंदगी का, जब पहली बार उन्होंने पहला सरमन अपना दिया था आफ्टर हिज एनलाइटमेंट, डियर पार्क सारनाथ. इट डज डिनोट दैट सेटिंग इनटू मोशन ऑफ व्हील ऑफ द टीचिंग ऑफ द धर्म. सो इसीलिए इस अगर मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, दैट ये एक तरीके से मोशन सेट कर रहा है ऑफ व्हील ऑफ धर्म. In this mudra, the thumb and index finger of both hand touches at their tips to form a circle. वो जब हम ऐसा एक ओके वाला सर्किल बनाते हैं ना, ओके हम दिखाते हैं, जब ऐसे हम फिंगर्स को करके ये ओके वाला एक सिंबल बनाते हैं, सो वो होता है हमारा जब थंब और इंडेक्स फिंगर को आप ज्वाइन करके एक सर्किल बनाते हो. दिस सर्किल रिप्रेजेंट द व्हील ऑफ धर्म, और इन मेटाफिजिकल टर्म्स द यूनियन ऑफ मेथड एंड विजडम. सो ये जो आप जब सर्किल बनाते हो ना, सो उसको बोलते हैं व्हील ऑफ धर्म, उस सर्किल को. एंड अगर मेटाफिजिकल टर्म में बोले तो इट इज यूनियन ऑफ मेथड, दैट इज एक्शंस एंड योर विजडम. द रिमेनिंग 3 फिंगर्स ऑफ द 2 हैंड्स रिमेन एक्सटेंडेड. और जो बाकी की जो 3 फिंगर्स होती हैं वो खुली रहती हैं, दे आर एक्सटेंडेड. दीज फिंगर्स आर देमसेल्फ रिच इन सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस. द मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट हियरर्स ऑफ द टीचर्स. The ring finger represent the solitary realizer. The little finger represent the Mahayan or great vehicle. तो जो मिडिल फिंगर है दैट इज हियरर्स ऑफ द टीचिंग्स, मींस जो बैठ के जो सुनते हैं उसको. देन रिंग फिंगर्स इज सॉलिटरी रियलाइजर्स, मींस आप खुद रियलाइज कर रहे हो चीजों को. एंड लिटिल फिंगर रिप्रेजेंट द महायान या फिर ग्रेट व्हीकल. द 3 एक्सटेंडेड फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड सिंबलाइज 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, नेमली बुद्धा, धर्म एंड संघ. और जो 3 बाकी की फिंगर्स होती है लेफ्ट हैंड की, वो 3 ज्वेल्स हैं, 3 रत्न है बुद्धिज्म के, दैट इज बुद्ध, धर्म एंड संघ. दिस मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय फर्स्ट ध्यानी बुद्ध वैरोचन्ना. ये जो मुद्रा है ये किसने डिस्प्ले की थी, किसने पहली बार बताई थी? ध्यानी बुद्ध वैरोचन्ना ने. वैरोचन्ना इज बिलीव्ड टू ट्रांसफॉर्म द डिल्यूजन ऑफ इग्नोरेंस इनटू विजडम ऑफ रियलिटी. तो ये बोला जाता है कि वैरोचन्ना जो है उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है जो हम लोग इग्नोरेंस करते हैं ना, उसको विजडम ऑफ रियलिटी में. ये देखो, ये हमने ये सर्किल जो बनाते हैं, दिस सर्किल, सो आपका ये 3 सर्किल्स इधर बनते हैं, इधर बनते हैं, आप ओके वाला साइन बनाते हो, एंड दीज आर 3 फिंगर्स जो अलग अलग चीजें सिंबलाइज करती है. लेफ्ट हैंड की फिंगर 3 जो होती है वो 3 रत्न सिग्निफाई करते हैं. एंड जो राइट हैंड का जो आप बनाते हो उसमें आपका होता है कि हियरर्स हो गया, सॉलिटरी रियलाइजर एंड महायान. नेक्स्ट इज भूमि स्पर्श मुद्रा. Literally, Bhumi Sparsh translate into touching the earth. It is more commonly known as earth witness. So, Bhumi Sparsh मतलब क्या है? That you are touching the earth. Bhumi, earth, Sparsh, छूना. This mudra formed with all the 5 fingers of the right hand extended to touch the ground symbolizes Buddha's enlightenment under the Bodhi tree when he summoned the earth goddesses Satvara to bear witness to his attainment of enlightenment. So जो मैंने आपको बताया था ना, उसका जब मारा आए थे, so उन्होंने बुद्धा ने
अर्थ को छुआ था एंड ही समन्ड द अर्थ गॉडेसेस कि आप आओ और देखो मेरे इस एनलाइटमेंट को मैं कैसे अचीव कर रहा हूँ, एंड इस जो मारा है डीमन ऑफ इल्यूजन, किंग ऑफ इल्यूजन, उनको भी थोड़ा हटाओ। सो ये जो मुद्रा है इसमें क्या होता है, जो 5 फिंगर्स होती हैं राइट हैंड की वो ग्राउंड को टच करती हैं एंड ये सिंबलाइज करती हैं बुद्धा का एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री, जब उन्होंने अर्थ गॉडेस स्थवारा को सम्मन किया था कि वो आए और देखें उनका एनलाइटमेंट कि वो कैसे अचीव किए हैं। द सेकेंड ध्यानी बुद्धा अशोकभ्या is depicted in this mudra. He is believed to transform the delusion of anger into mirror-like wisdom. So दूसरे ध्यानी बुद्धा जो है अशोक भ्या, उन्होंने डिपिक्ट किया इस मुद्रा को और ये बोला जाता है कि जो डिल्यूजन ऑफ एंगर है उसको उन्होंने विजडम में चेंज किया। सो ये देखो, ये वो टच कर रहे हैं और एक हाथ सिर्फ ऐसे ही है उनका। नेक्स्ट इज वारदा मुद्रा। दिस मुद्रा सिंबलाइजेस चैरिटी, कंपैशन एंड बून ग्रांटिंग। जो वारदा मुद्रा है इसका मतलब है कि आप चैरिटी का, कंपैशन का एंड बून ग्रांटिंग दैट इज वर्ड दे रहे हो आप। इट इज मुद्रा ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द विश टू डिवोटी वनसेल्फ टू डिवोट वनसेल्फ टू ह्यूमन सैल्वेशन। ये जो मुद्रा है इसका मतलब है कि आपने ह्यूमन सैल्वेशन की तरफ अपना पूरा जीवन दे दिया है। The 5 extended fingers in this mudra symbolize the following 5 perfection: generosity, morality, patience, effort, meditative concentration. So जो 5 extended finger है इस मुद्रा में वो ये बताती है 5 perfection को, that is you are generous, you are moral, you are patient, you are doing efforts and meditative concentration. This mudra is rarely used alone but usually in combination with another made with the right hand, often abhya mudra. So ये मुद्रा generally अकेले ही होती है but usually इसको हम दूसरी एक मुद्रा के साथ करते हैं राइट हैंड के साथ, जिसको अभ्य मुद्रा बोलते हैं। This combination of abhya and vardha mudra is called Seigan Semoi in or Yogan Semoi in Japan. Then Ratna Sambhava. Ratna Sambhava is the third Dhyani Buddhist जिन्होंने ये मुद्रा की थी। अंडर हिज स्पिरिचुअल गाइडेंस द डिल्यूजन ऑफ प्राइड बिकम्स विजडम ऑफ सेमनेस। जो प्राइड वाली जो फीलिंग होती है वो उन्होंने चेंज करी। सो दिस इज द बोधिसत्व मेकिंग अ वरद मुद्रा, स्कल्पचर बिलोंगिंग टू पाला पीरियड। ये पाला पीरियड की है, इसमें ये 5 हैंड ही इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स। नाउ ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा मे बी मेड विद वन और बोथ हैंड। ध्यान मुद्रा को आप एक या दोनों हाथ से बना सकते हो। व्हेन मेड विद अ सिंगल हैंड द लेफ्ट वन इज प्लेस्ड इन द लैप व्हाइल द राइट मे बी engaged elsewhere. So अगर आप सिंगल हैंड से कर रहे हो तो लेफ्ट हैंड आपके लैप पे है एंड दूसरा हाथ कहीं भी it is engaged elsewhere. The left hand making the Dhyan Mudra is in such cases symbolizes female left hand principle of wisdom. So left hand अगर आप use कर रहे हो so it is kind of principle of wisdom, symbolizing the principle of wisdom. Ritual objects such as text or more commonly an alms door symbolizing renunciation may be placed in open palm of this left hand. और इस left hand पे आप आर्म्स बोल रख सकते हो जो सिंबलाइज कर रहा है रिनंसिएशन। ध्यान मुद्रा इज द मुद्रा ऑफ मेडिटेशन, ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द गुड लॉ एंड ऑफ अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल परफेक्शन। ये जो ध्यान मुद्रा है ये मुद्रा ऑफ मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है एंड इससे आप एक स्पिरिचुअल परफेक्शन आप अटेन कर सकते हो। दिस मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द 4th ध्यानी बुद्ध अमिताभ नोन एज अमित्यास एंड इसको 4th ध्यानी बुद्ध अमिताभ अमित्यास जिसको बोलते हैं उन्होंने किया है। बाय मेडिटेटिंग and in the delusion of attachment become the discernment. इन्होंने मेडिटेट किया सो इन्होंने जो delusion of attachment है उसको wisdom of discernment means the ability to judge well, उसमें उन्होंने चेंज किया। The ध्यान मुद्रा helps mortals achieve this transformation and ध्यान मुद्रा हेल्प करता है mortals को कि वो ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करें। सो ये ध्यान मुद्रा जिसमें आप हाथों को अपने लैप पे रखे हो। अभय मुद्रा। अभय मुद्रा इन संस्कृत मीन्स फियरलेसनेस। अभय मुद्रा को संस्कृत में फियरलेसनेस बोलते हैं। दस दिस मुद्रा सिंबलाइज प्रोटेक्शन, पीस एंड डिस्पेलिंग द फियर। सो ये मुद्रा क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिंबलाइज करती है अबाउट प्रोटेक्शन, पीस एंड डिस्पेलिंग ऑफ फियर। In Gandhar art, this mudra was sometimes used to indicate the action of preaching. और गांधार आर्ट में इस मुद्रा को कभी कभी यूज किया जाता है प्रीचिंग दिखाने के लिए, एक्शन ऑफ प्रीचिंग दिखाने के लिए। अभय मुद्रा इज डिस्प्लेड बाय द 5th ध्यानी मुद्रा अमोघ सिद्धि
एंड ये जो अभय मुद्र है इसको फिफ्थ ध्यानी बुद्ध ने किया अमोघ सिद्धि. ही इज ऑल्सो द लॉर्ड ऑफ कर्मा इन द बुद्धिस्ट पैंथियन. अमोघ सिद्धि हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डिल्यूजन ऑफ जेलसी. सो इनको लॉर्ड ऑफ कर्मा भी बोला जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में. एंड अमोघ सिद्धि ने क्या किया है, जो जेलसी है उस फीलिंग को ओवरकम कर रहा है, किया है. सो इसमें ये फिंगर्स आप वही ओके वाला साइन बनाते हो जो लैप पे है, एंड दिस फिर एक हाथ से ओके वाला फिर से साइन बनाते हो जो आप स्ट्रेट रखे हो. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट हम आते हैं सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म. सो पहले कौन सा सेक्ट है, हिनायान है, दैट इज लेसर व्हीकल पाथ. मीन्स ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, मीन्स इसमें ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है. सो इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा. सो हिनायान में क्या बोला गया है कि जो फॉलोअर्स है वो ओरिजिनल जो टीचिंग है बुद्धा की, जो बुद्धा जी ओरिजिनली जो बताया, जो 4 नोबल ट्रूथ, 8 फोल्ड पाथ, ये सारी जो टीचिंग उन्होंने बताई है उसी को ये फॉलो करते हैं. हिनायान बिलीव्स दैट इंडिविजुअल कैन सॉर्ट टू सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन एंड वंस एक्शन. हिनायान ये मानते हैं कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, तो आप वो खुद ही के लिए पा सकते हो, किसी और के लिए नहीं. आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, आपके खुद ही के एक्शन से, मेडिटेशन से, सेल्फ डिसिप्लिन से आप ये सैल्वेशन, ये मोक्ष पा सकते हो. दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप. वो आइडल वर्शिप को बिल्कुल नहीं मानते थे. हिनायान स्क्रिप्चर्स आर रिटन मेनली इन पाली एंड आर फाउंडेड इन त्रिपिटिका. जो हिनायान स्क्रिप्चर्स है वो पाली में लिखे गए हैं एंड इसको हम त्रिपिटिका में देख सकते हैं. हिनायान स्ट्रेस्ड ऑन राइचियस एक्शन एंड लॉ ऑफ कर्मा. हिनायान ये बोलते हैं कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो आपके अच्छे एक्शन होने चाहिए, सही एक्शन होने चाहिए. एंड वो कर्म पे बिलीव करते हैं कि आप जो एक्शन करोगे वैसा फल मिलेगा, आप जो कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है. इट इज नोन एज सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन because it prevailed in the south of India. Example Sri Lanka, Burma, Myanmar, Siam, Thailand and Java. इनको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी बोला जाता है बिकॉज वो साउथ ऑफ इंडिया में ज्यादा फैले हैं. दैट इज श्रीलंका साइड, बर्मा साइड, थाईलैंड साइड, जावा साइड. देयर वर 2 सबसेक्ट ऑफ हिनायान, दैट इज वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका. फिर 2 सबसेक्ट भी है हिनायान के, दैट इज वैभाषिका एंड स्वतंत्रिका. अब है महायान, दैट इज ग्रेट व्हीकल और पाथ. सो इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा. सो जो महायान थे ना, उन्होंने बेसिकली बुद्धा को भगवान बोल दिया था, तो वो उस चीज को प्रीच करते थे, बुद्धा इज भगवान. तो उनका फेथ अब उधर चला गया था. दे सॉट द सैल्वेशन बाय फेथ, दैट इज सैल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू द ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व. अब जैसे हिनायान में क्या था कि अगर आपको सैल्वेशन, मोक्ष चाहिए, तो वो आपको खुद के अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन गेट द मोक्ष और सैल्वेशन. बट यहाँ पे क्या था महायान में कि सैल्वेशन जो है वो आपको दिलाएंगे बुद्धा या जो बोधिसत्वास हैं, वो आपको हेल्प करेंगे आपका सैल्वेशन, आपका मोक्ष पाने. महायान स्क्रिप्चर्स रिटन इन संस्कृत आदर सूत्रास. महायान स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखे गए हैं. दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप. वो मटेरियलिस्टिक चीजों को मानने लगे. महायान आइडल वर्शिप को मानने लगे. महायान हेल्ड ओवर एंड अबव द लॉ ऑफ कर्मा वाज लॉ ऑफ करुणा और कंपैशन. महायान ने बोला कि लॉ ऑफ कर्मा इतना कुछ नहीं है, आपको करुणा या कंपैशनेट आपको होना ज्यादा जरूरी है. इट इज नोन एज नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. एग्जाम्पल चाइना, कोरिया एंड जापान. ये नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन इसको बोला जाता है बिकॉज ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में ज्यादा फैला, दैट इज चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा. इनके भी सबसेक्ट थे जिसको हम मध्यामिका बोलते हैं या शून्यवाद. फाउंडर जो थे वो नागार्जुना, ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया. जो मध्यामिका या शून्यवाद के फाउंडर नागार्जुना. देन योगचार या विजनवाद के फाउंडर कौन हो गए, मैत्रेयनाथ एंड डिसाइबल असंगर. तो ये हिनायान एंड महायान हमने पढ़ा. अब और अगर हम इनमें देखेंगे सेक्स, इसमें और भी आते हैं. सो एक है वज्रयाना. सो वज्रयाना, इट्स फॉलोअर्स बिलीव दैट सैल्वेशन कुड बी best attained by acquiring the magical power which they call Vajra, that is thunderbolt. सो वज्रयान में क्या बोला गया कि इसके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने ये माना कि अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो आपके अंदर एक मैजिकल पावर होनी चाहिए, आपको मैजिकल पावर एक्वायर करना पड़ेगा, जिसको उन्होंने वज्र बोला. उसी के थ्रू आप सैल्वेशन या मोक्ष अटेन कर सकते हो. द चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस न्यू सेक्ट वर द तारास, वाइफ्स ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व, हु शुड बी कंपेल्ड rather than persuaded to bestow magical power on the worshipper by performing the tantra and reciting the mantra. तो जो चीफ डिविनिटीज थे इस नए सेक्ट के, उनको बोला गया तारास. ये वाइफ होते थे बुद्धा एंड बोधिसत्वास के. एंड इसमें ये क्या थे कि ये तंत्र एंड मंत्र को
रेसाइट करते थे, परफॉर्म करते थे। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। एंड ये ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा पॉपुलर हुआ, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार में। अच्छा, अगर हम बोधिसत्वास की बात करें, सो बोधिसत्वास में हम अगर नाम देखते हैं, सो जैसे कि एक आते हैं वज्रपानी। वज्रपानी इज लाइक इंद्र, सो ही होल्ड्स अ थंडरबोल्ट, फो ऑफ सिन एंड इविल बोला जाता है। देन अगर हम आते हैं, सो अवलोकित सेवरा, अवलोकित सेवरा, सो द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, इनको हम पद्म पानी भी कहते हैं, पद्म पानी और पद्म पानी, द लोटस बियरर, ही इज काइंड हार्टेड। उसके बाद एक और आते हैं जिसको हम मंजूश्री बोलते हैं, मंजूश्री, सो स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने एक बुक होल्ड करके रखी है जिसमें 10 परमिताज हैं, दैट इज स्पिरिचुअल परफेक्शंस। फिर अगर हम एक बोधिसत्व बोला जाता है मैत्रेय, दैट इज फ्यूचर बुद्धा। देन क्षितिगृह, दैट इज गार्जियन ऑफ द पर्गेटरीज, क्षितिगृह, क्षितिगृह। देन अमिताभ या अमित यशु, बुद्धा ऑफ द हेवन। सो ये बोधिसत्वास के ऐसे उन्होंने नाम डिस्क्राइब अलग अलग किए हैं। अब हम आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो द अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, पाली टेक्स्ट एंड अनुपाली टेक्स्ट। सो जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लिटरेचर है, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है एक पाली टेक्स्ट, दूसरा है अनुपाली टेक्स्ट। सो पाली टेक्स्ट, दे आर बिलीव टू बी द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द बुद्धा। कैनोनिकल टेक्स्ट आर बुक्स व्हिच ले डाउन द बेसिक टेनेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म सच एज द त्रिपिटका। सो पाली टेक्स्ट बेसिकली क्या है, इसमें ना एक्चुअल वर्ड्स बुद्धा के लिखे हैं कि जो बुद्धा ने बोले हैं वो वही चीज उसमें है। सो एक्चुअल टीचिंग, रियल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा हमें पाली टेक्स्ट में मिलता है। कैनोनिकल टेक्स्ट जो बुक्स है, इसके अंदर हमें बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टेनेंट्स जो है बुद्धिज्म के, वो दिखाई देते हैं। इसी को हम त्रिपिटकास बोला जाता है। तो पाली टेक्स्ट में त्रिपिटका आते हैं, दीपवामसा, महावामसी जैसे बुक्स आते हैं। तो द अर्लीस्ट कंपाइलेशन ऑफ द बुद्धिस्ट टीचिंग विच वर रिटन ऑन लॉन्ग नैरो लीव्स इज त्रिपिटकास इन पाली एंड त्रिपिटका इन संस्कृत। सो जो अर्लीस्ट कंपाइलेशन है बुद्धा की टीचिंग की, जो लॉन्ग नैरो लीव्स पे लिखी गई है, उसको त्रिपिटका बोला जाता है। त्रिपिटका पाली में, त्रिपिटका संस्कृत में बोला जाता है। ऑल द ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म हैव द त्रिपिटकास, आल्सो कॉल्ड थ्री बास्केट्स ऑफ कलेक्शन, as part of their core scriptures which comprise 3 books। तो जितने भी ब्रांचेस होते हैं बुद्धिज्म के, उसमें त्रिपिटकास होते हैं, जिसको हम 3 बास्केट या कलेक्शन, 3 कलेक्शंस भी बोलते हैं, जिसमें कोर स्क्रिप्चर्स होते हैं, रियल टीचिंग, एक्चुअल टीचिंग्स होती है बुद्धिज्म की, एंड इसमें 3 बुक होती हैं। पहले सुत्ता पिटका, दैट इज कन्वेंशनल टीचिंग, विनय पिटका डिसिप्लिनरी कोड, एंड अभिधम्मा पिटका मॉरल साइकोलॉजी। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले है सुत्ता पिटका, बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस। सो सुत्ता पिटका, दीज टेक्स्ट आर आल्सो नोन एज बुद्धा वचना or the word of the Buddha, Buddha Vachana. It contains Buddha's discourse on various doctrinal issues in dialogue form. सो ये जो सुत्ता पिटका है, ये एक तो लार्जेस्ट हमारी मानी जाती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है त्रिपिटका की। सो हमें सुत्ता पिटका में क्या दिखते हैं, बुद्धा की वर्ड्स, जो बुद्धा ने अपनी टीचिंग में बोले, सर्मन्स में जो उन्होंने जो जो चीजें बोली है ना, वो सारी चीजें हमें सुत्ता पिटका में हमें देखने को मिलती है। अब जो सुत्ता पिटका है उसमें ना और भी चीजें आती है, मतलब और बुक्स इसमें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पढ़ा हो, एक आती है अम्बभट्टा सुत्ता ऑफ दिघ निकाया ऑफ सुत्ता पिटका, जिसमें क्या है बताया गया है कि क्षत्रिय कैसे है, दैट वो प्योर ब्लड के हैं, उनके ब्लड प्योरिटी के बारे में बताया। स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय ब्लड फॉर ब्लड प्योरिटी की, क्षत्रिय के अलग ही प्राइड होता था कि वो इतने प्योर ब्लड के हैं। फिर दूसरा इसमें अम्भट्टा सुत्ता ऑफ दिघ निकाया। फिर सुत्ता पिटका में एक और आता है जिसको हम बोलते हैं अंगुतारा निकाया। सो अंगुतारा निकाया जो सुत्ता पिटका की है, उसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया जो हमने पढ़ा है। फिर एक इसमें आती है जातका ऑफ कुड्डक्का ऑफ सुत्ता निकाया, कुड्डक्का निकाया ऑफ सुत्ता निकाया। सो इसमें 549 फोक टेल्स है बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की। तो जो कंपाइलेशन है ना जातका, जातका मीन स्टोरी, सो जातका ऑफ कुड्डक्का निकाय ऑफ सुत्ता पिटका में 549 फोक टेल्स है प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध की। जो कंपाइलेशन है जातका की, वो 1st सेंचुरी बीसी से ही स्टार्ट हो गई थी। एंड दिस फैक्ट इज वेरी क्लियर जब हम सीन्स देखते हैं जो हमें भरूत स्तूपा और सांची स्तूपा में दिखाई देते हैं। जो वर्सेस पार्ट है जातका के, वो काफी ज्यादा ओल्डर है देन दी प्रोस पार्ट,
एंड जो कंपाइलेशन है वर्थ पार्ट की जातका की, वो 2nd सेंचुरी में हुई है। दो जातका एक रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट है, बट ये हमें लाइट थ्रो करती है, हमें और चीजें बताती हैं अबाउट दी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी BC। तो ये हमारा सुत्ता पिटका में आते हैं। अंबट्टा सुत्ता पिटका दिघ निकाय, जिसमें हमें क्या पता लगता है, दैट स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। देन अंगुतार निकाय में 16 महाजनपद के बारे में, जातका और कुद्दका निकाय अब सुत्ता पिटका, इसमें 549 फोक टेल्स पता लगती हैं। सुत्ता पिटका की अगर बात करेंगे और विनय पिटका की बात करेंगे तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ही कंपाइल हो गई थी, दैट इज 483 BC राजगृह बिहार में। सो विनय पिटका पे अब आते हैं। सो विनय पिटका that is discipline basket, this contain rules for monks and nuns of the monastic order or संघ। so विनय पिटका में हमें बेसिकली पता लगता है कि monks and nuns के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है मोनेस्टिक ऑर्डर संघ का, सो वो उनको फॉलो करना है। सो ये हमें विनय पिटका में पता लगता है। इट इंक्लूड्स द पतिमुखा, a list of transgression against monastic discipline and atonements for these. The Vinay Pitaka also includes doctrinal expositions, rituals, text, biographical stories and some elements of Jataka और दी बर्थ स्टोरीज। तो विनय पिटका में हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन दिखते हैं जो मॉन्क्स और नन्स को फॉलो करने पड़ते हैं अगर वो किसी भी संघ में, अगर वो बुद्धा संघ में इंक्लूड हुए हैं। इसमें पतिमोखा भी है, इसमें कुछ इविल्स बताए गए हैं, कुछ मिस्टेक्स अगर आपने किया है, सो अगर उसका अटोनमेंट करना है, सो वो सारी चीजें भी उसमें है। दैट इज डूज एंड डोंट्स लिस्ट जो होती है ना, वो विनय पिटका में आप देख सकते हो। देन विनय पिटका में डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस के बारे में बताया गया, रिचुअल टेक्स्ट भी है, बायोग्राफिकल स्टोरीज भी उसमें दी गई हैं, प्लस कुछ जातकास, कुछ बर्थ स्टोरीज भी बताई गई हैं विनय पिटका में। फिर अभिधम्मा पिटका, दैट इज बास्केट ऑफ हायर टीचिंग। So this contains a thorough study and systemization of the teaching of Sutta Pitaka through summaries, questions and answers and lists etc. So अभिधम्मा पिटका में बेसिकली हमें ना जो भी सुत्ता पिटका में जो भी बताया गया है ना, तो उसको एक समरीज, क्वेश्चंस, आंसर लिस्ट, साइकोलॉजिकल वे में ना उसको ये अभिधम्मा पिटका में बताया गया है। देन नेक्स्ट इज दीपवामसा एंड महावामसा बोथ इन पाली। सो इसमें हमें हिस्टोरिकल एंड मिथिकल अकाउंट मिलते हैं बुद्धा की जिंदगी के ऊपर, बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर, अशोक के बारे में, एंड जब बुद्धिज्म हमारा श्रीलंका तक कैसे पहुंचा, इन सब चीजों के बारे में हमें दीपवामसा एंड महावामसा में मिलते हैं। दीपवामसा 4th सेंचुरी एडी में कंपाइल्ड हुआ, महावामसा 5th सेंचुरी। सो इसमें हमें श्रीलंका के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। एंड दीपवामसा और महावामसा से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में भी पता लगता है, हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को भी। फिर आता है मिलिंद पानो, दैट इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। सो ये भी पाली में है, कंसिस्ट ऑफ डायलॉग बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मिलिंद मिनांदर एंड मॉन्क नागसेन और वेरियस फिलोसॉफिकल इश्यूज। तो जो मिलिंद पानो है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, ये एक डायलॉग है जो ग्रीक किंग मिलिंद के बीच में हुआ था, Menander, Indo-Greek ruler, and Buddhist monk Nagasen, we can identify him as Nagarjuna, philosophical matters में। प्लस ये हमें और भी चीजें बताता है ऑन द रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की 1st एंड 2nd सेंचुरी एडी के टाइम की। देन जो पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पे क्या थी, हमें मिलिंद पानो में ये सब भी पता लग जाता है। एंड जो फॉरेन ट्रेड हमें बताया जाता है इस मिलिंद पानो में, हमें फॉरेन ट्रेड के बारे में भी काफी कुछ पता लगता है। देन अनुपाली टेक्स्ट। सो अमंग दी अनुपाली टेक्स्ट, दैट इज संस्कृत टेक्स्ट एंड अदर टेक्स्ट, हमें दिव्य वंदना मिलता है, आर्य मंजूश्री मुल्का मिलता है, एंड ललित विस्तार। सो दिव्य वंदना बेसिकली इसमें स्टोरीज हैं लेटर मौर्यन किंग्स की एंड शुंगा किंग पुष्यमित्र शुंगा की एंड गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में भी हमें इसमें पता लगता है। देन आर्य मंजूश्री मुकल्पा, इट कंटेन्स द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ प्री मॉडर्न पीरियड टू वर्धान पीरियड, दैट इज हर्षवर्धन। सो आर्य मंजूश्री मुकल्पा में हमें पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता लगता है प्री मॉडर्न पीरियड से वर्धान पीरियड तक, दैट इज हर्षवर्धन पीरियड। ललित विस्तार, इट कंटेन्स द एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा अलॉन्ग विद रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। ललित विस्तार में हमें गौतम बुद्ध के बारे में पता चलता है एंड साथ ही साथ रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन क्या थी उस टाइम पे, ये भी हमें पता चलता है। महावत्सु, दैट इज रिटन इन संस्कृत प्राकृत मिक्स्ड, इट इज अबाउट द सेक्रेड बायोग्राफी, दैट इज हेगियोग्राफी ऑफ बुद्धा। सो महावत्सु ये संस्कृत प्राकृत दोनों में लिखी गई है, तो इसमें हमें बुद्धा के बारे में पता चलता है।
निदान कथा फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। निदान कथा में हमें लाइफ स्टोरी दिखती है बुद्धा की। देन विशुद्धिमार्गा दैट इज पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन रिटन बाय बुद्धा घोष डील्स विद द डेवलपमेंट फ्रॉम द प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू एनलाइटमेंट निब्बान। सो विशुद्धिमार्गा ये पाथ है टू प्योरिफिकेशन टू अटेन द एनलाइटमेंट, इसको बुद्धा घोष ने लिखा है। एंड इसमें हमें ये पता लगता है दैट हाउ यू कैन अटेन द एनलाइटमेंट और निर्वाणा। फिर नीति प्रकरणा दैट इज बुक ऑफ गाइडेंस विच गिव्स अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द बुद्धास टीचिंग। सो नीति प्रकरणा दैट इज बुक ऑफ गाइडेंस, इसमें हमें बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में थोड़ा पता चलता है। अगर हम संस्कृत टेक्स्ट देखें ना, सो कुछ स्कॉलर्स है उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट लिखे हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। सो जैसे बुद्ध चरिता, देन सुंदरनंदा या सूत्रलंकार, सरिपुत्र प्रकारना एंड वज्र सूची अश्वघोष ने लिखा है। सो अश्वघोष का अगर हम देखेंगे, सो बिकॉज ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सो ये आपको थोड़ा सा याद रहना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा आप बस याद कर लो। जैसे बुद्ध चरिता इन्होंने लिखा, बुद्ध चरिता। देन सौद्रनंदा इन्होंने लिखा, सूत्रलंकार इन्होंने लिखा, सूत्रलंकार पे आगे से क्वेश्चन भी आया है। देन सरिपुत्र प्रकारण ये भी अश्वघोष ने ही लिखा है। एंड एक है वज्र सूची भी अश्वघोष ने लिखा है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं वासुमित्रा के ऊपर, सो इन्होंने लिखा है महाविभीष शास्त्र, जो हम पढ़ रहे थे ना अभी पहले, महाविभीष शास्त्र जो है वो किसने लिखा है, वो वासुमित्रा ने लिखा है। फिर अगर हम आते हैं बुद्ध घोष के ऊपर, जिन्होंने ये विशुद्धिमार्गा तो लिखा ही है, साथ साथ बुद्ध घोष ने क्या लिखा है, अथा कथायेन एंड सुमंगल वासनी उन्होंने लिखा है, सुमंगल वासनी। फिर लास्ट अगर हम नाग अर्जुन पे आते हैं, सो उन्होंने एक तो लिखा है मध्यमिका करिका, नेक्स्ट इज प्रश्न परिमिता करिका। ओके, सो अश्वघोष स्कॉलर जो अश्वघोष थे उन्होंने क्या लिखा है, बुद्धाचरिता, सौद्रनंदा, सूत्रलंकार, सरिपुत्र प्रकारना एंड वज्र सूची। फिर वासुमित्रा ने क्या लिखा है, महाविभीष शास्त्र। देन बुद्ध घोष आते हैं, बुद्ध घोष ने एक तो विशुद्धिमार्गा, देन अतकथायेन एंड सुमंगल वासिनी लिखा है। फिर नागा अर्जुना ने क्या लिखा है, मध्यमिका करिका एंड प्रश्न पारिमिता करिका। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एंड आए भी हैं, सो इसीलिए याद रखिएगा, स्पेशली नागा अर्जुना, बिकॉज कई बार इनके बारे में पता लगा। देन अश्वघोष के एंड वासुमित्र तो बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें देखने को मिला है, सो ये याद रखिएगा। अब अगर हम देखते हैं कि रीजन फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, क्या रीजन था कि इस बुद्धिज्म इतना फैला, इतना पॉपुलर हुआ। सो बुद्धिज्म गेन्ड वाइड एक्सेप्टेंस एंड पॉपुलैरिटी एंड स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर थ्रू आउट इंडिया। सो बुद्धिज्म को काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस मिला, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला, इतना मिला कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बुद्धिज्म काफी फैला। With the support of Emperor Ashok, it spreads its wing to Central Asia, West Asia and Sri Lanka. फिर जब अशोक ने ज्यादा सपोर्ट किया तो ये बुद्धिज्म जो था वो सेंट्रल एशिया में भी फैला, वेस्ट एशिया में भी फैला एंड श्रीलंका में भी फैला। रिप्लेसमेंट ऑफ डॉगमेटिज्म एंड फेथ विद रीजन एंड लॉजिक। सो जो सुपरस्टिशियस जो फैला हुआ था, बुद्धिज्म ने उसको रीजन और लॉजिक के साथ एक तरीके से रिप्लेस कर दिया। सो लोगों ने वो सुपरस्टिशियस की तरफ भागने की बजाय वो एक रियलिस्टिक, एक लॉजिकल चीज, एक प्रैक्टिकल चीज की तरफ उन्होंने देखा। अनलाइक ब्राह्मणिज्म, इट वाज फार मोर लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। अब ब्राह्मणिज्म में कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी सर्टेन कास्ट को लेके कि वो ये नहीं परफॉर्म कर सकते, बट बुद्धिज्म में एज सच नहीं था। तो इसीलिए लोग ब्राह्मणिज्म को छोड़ के वो इधर भागे, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही लिबरल, बहुत ही डेमोक्रेटिक था। इट इज फॉर एवरीवन, not for the certain class of people. It won the hearts of lower class as it attacked the wern system. तो ये खुले में तो इन्होंने वर्ण सिस्टम कभी अटैक नहीं किया बुद्धिज्म में। इन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में स्ट्रेट अवे नहीं बोला दैट ये गलत है या कुछ है। इस जो छोटे छोटे एफर्ट्स बुद्धिज्म ने किया, जैसे नॉन वायलेंस, जैसे सोशल इनइक्वालिटीज, इन्होंने किसी को भी ऊपर नीचे नहीं माना, एक बराबर माना। तो इन सब चीजों की वजह से जो लोअर कास्ट थे वो इधर की तरफ गए। इन्होंने खुले में आके नहीं बोला दैट दिस वर्ण सिस्टम इज बैड फॉर द सोसाइटी, वी शुड अबॉलिश इट और समथिंग लाइक दैट। नहीं, इन्होंने बस अपनी प्रीचिंग्स, अपनी टीचिंग्स के थ्रू जो वो कन्वे करते थे, उसके थ्रू लोगों को लगा कि हाँ, इसमें कुछ इनइक्वालिटीज नहीं है
सो इसीलिए हम इधर जा सकते हैं, प्लस हमारा इकोनॉमी, हमारा ट्रेड भी इधर बढ़ रहा है, तो हम जा सकते। इट वेलकम्ड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड इवन विमेन वर एडमिटेड टू संघ, hence improvement of condition of women and other downtrodden section। so इसमें सारे कास्ट के लोग आ सकते थे, रीच कर सकते थे, इवन विमेन भी आ सकती थी, संघ में आती भी थी, एंड इम्प्रूवमेंट हुआ विमेन का। इवन अगर हम देखेंगे तो जो इनकी स्टेप मदर थी, दैट इज महा प्रजापति गौतमी, वो इवन संघ में आई भी थी। सो वुमेन भी आ सकती थी, कोई भी कास्ट का इंसान भी आ सकता था। तो एक तरीके से जो इम्प्रूवमेंट हुआ सोशल कंडीशन ऑफ वुमेन एंड जो डाउन ट्रोडन सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनका। The people of Magad readily accepted Buddhism as they were looked upon down upon by the Orthodox Brahmanism। So जो मगध के लोग थे, जब हम मगध पढ़ रहे थे, मॉडर्न्स पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, उनको लो कास्ट ओरिजिन का बोला गया था। तो ब्राह्मण से हमें पता था कि वैदिक ब्राह्मणिज्म में जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म के थे, वो लो कास्ट जो लोग थे, उनको इतनी अच्छी तरीके से नहीं इम्पोर्टेंस देते थे, या उनको कुछ नहीं समझते थे, काफी एक तरीके से कॉर्नर किया जाता था उनको। सो मगध ने इसीलिए बुद्धिज्म को भी एक्सेप्ट किया बहुत जल्दी। एक तो उनके एम्परर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, एंड देन क्या हुआ था, जो इंपॉर्टेंस उन्हें ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म से नहीं मिल रही थी, वो बुद्धिज्म से उनको मिली, सो वो इधर चले गए। देन बुद्धा स्प्रेड हिज मैसेज इन सिंपल लैंग्वेज ऑफ मासेस। सो अगर हम ब्राह्मण्स में देखेंगे, वैदिक ब्राह्मणिज्म में संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, एंड उस टाइम पे ये एक तरीके से जो लैंग्वेजेस, जो पर्टिकुलर एजुकेशन थी, वो सिर्फ ब्राह्मण्स ही एक्वायर कर सकते थे, ले सकते थे। एंड बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, वो जो सिंपल जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की, उसी में वो मैसेजेस जाते थे, डिलीवर होते थे, एंड प्रीचिंग्स उसी में होती थी। इसीलिए भी ये लैंग्वेज जो बैरियर था वो खत्म हुआ, सो लोग इस तरफ ज्यादा फैले गए, एंड बुद्धिज्म इसलिए ज्यादा फैला। देन पाली लैंग्वेज विच बुद्धा यूज वाज स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द मासेस। तो बुद्धिज्म ने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। पाली लैंग्वेज हर कोई बोलता था उस टाइम पे, तो इसीलिए बुद्धिज्म और ज्यादा फैला। द वैदिक रिलीजन वाज अंडरस्टूड ओनली विद द हेल्प ऑफ संस्कृत लैंग्वेज व्हिच वाज द मोनोपोली ऑफ द ब्राह्मण्स। अब वैदिक रिलीजन में संस्कृत लैंग्वेज लिखी गई है। अब संस्कृत जो लैंग्वेज थी उसको सिर्फ ब्राह्मण्स ही सीख सकते थे, और कोई नहीं सीख सकता था, ऐसा मोनोपोली था ब्राह्मण्स का। तो इसीलिए लोग उसको पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। तो और बुद्धिज्म वो पाली लैंग्वेज में थे, तो लोगों की ही वो भाषा थी, तो लोग इसलिए उस साइड और गए। द पर्सनालिटी ऑफ द बुद्धा एंडियर्ड हिम एंड हिज रिलीजन टू द मासेस। उसके बाद बुद्धा की पर्सनालिटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि लोग और गए। He was a kind and egoless. His calm composure, sweet words of simple philosophy, and his life to renunciation drew the masses to him। वो बहुत काइंड थे, कंपैशनेट थे, ईगो उनमें नहीं था, उनका बहुत ही सिंपल सा फंडा रहता था, सिंपल फिलोसफी थी उनकी, ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं थी। सो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से लोग उनकी तरफ और ज्यादा ड्रॉ हुए। He had ready moral solution for the problem of the people। and अगर लोग उनके पास प्रॉब्लम्स लेके आते थे, सो उनके पास एक सोल्यूशन हमेशा तैयार रहता था, एंड वो सोल्यूशन इजी सोल्यूशन था, कुछ इतना डिफिकल्ट सोल्यूशन भी नहीं होता था। रॉयल पैट्रनेज ऑफ बुद्धिज्म आल्सो अकाउंटेड फॉर इट्स रैपिड राइज। अब लोगों ने, जो किंग्स थे, उन्होंने पैट्रनाइज करना भी बुद्धिज्म को चालू कर दिया, जैसे बिंबिसार या अजात शत्रु, प्रसन्नजीत, अशोक, इन सब ने पैट्रनाइज किया बुद्धिज्म को। सो उनको जो रॉयल पैट्रनेज जो बुद्धिज्म को मिला, जिसकी वजह से ये बुद्धिज्म और ज्यादा ग्रो किया, फैला। Kings like Prasenjit, Bimbisar, Ashok, Kanishk patronized Buddhism and helped it spread throughout India and outside as well। फिर प्रसन्नजीत हो गए, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क, सब ने बुद्धिज्म को पैट्रनाइज किया, जिसकी वजह से बुद्धिज्म इंडिया में तो फैला ही फैला, साथ साथ बाहर के देशों में भी फैला। अशोक डेप्यूटेड हिज चिल्ड्रन टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अशोक ने अपने बच्चों को श्रीलंका भेजा कि जाओ तुम बुद्धिज्म को स्प्रेड करो। बुद्धिज्म वाज इनएक्सपेंसिव विदाउट द एक्सपेंसिव रिचुअल दैट कैरेक्टराइज द वैदिक रिलीजन। अब वैदिक रिलीजन में काफी एक्सपेंसिव प्रैक्टिसेस होते थे, रिचुअल्स होते थे, एंड बुद्धिज्म में एज सच कुछ भी नहीं था, इसीलिए लोग बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा और गए, बिकॉज कॉमन मैन जो थे वो परफॉर्म करवा सकते थे। दैट्स इट एडवोकेटेड अ स्पिरिचुअल पाथ विदाउट एनी मटेरियल ऑब्लिगेशन ऑफ सेटिस्फाइंग गॉड एंड ब्राह्मण्स थ्रू गिफ्ट्स एंड रिचुअल्स। अब इसमें एक स्पिरिचुअल पाथ था, दैट थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कर्म, अपने मोक्ष निर्वाण को आप प्राप्त कर सकते हो। कोई मटेरियल ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको गॉड को सेटिस्फाई करना है, ब्राह्मण्स को सेटिस्फाई करना है थ्रू गिफ्ट्स एंड रिचुअल्स, ये सब कुछ भी नहीं था।
इसीलिए लोग और ज्यादा बढ़े। कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा नॉन वायलेंस वाज इट्स चीफ कंट्रीब्यूशन। अहिंसा बूस्टेड द कैटल वेल्थ ऑफ द कंट्री एंड बिकेम वन ऑफ द चेरिस्ड वैल्यूज ऑफ इंडियन कल्चर। अब बुद्धिज्म में क्या था? नॉन वायलेंस, अहिंसा का कॉन्सेप्ट था। सो जो एक चीफ कंट्रीब्यूशन बना, बिकॉज अहिंसा के थ्रू क्या हुआ? नॉन वायलेंस के थ्रू कैटल सैक्रिफाइस जो हुआ वो कम हो गया, वो बंद ही हो गया। एक से बंद तो नहीं बोलेंगे, कहीं कहीं होता था बट कम हो गया। जो वैदिक ब्राह्मणिज्म में, वैदिक कल्चर में ये कैटल सैक्रिफाइस था, तो जिसकी वजह से कैटल वेल्थ जो थी कंट्री की वो बढ़ी। एंड लोगों ने इसीलिए वो और गए, बिकॉज कैटल वेल्थ बढ़ी, बिकॉज उस टाइम पे एक न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी की तरफ लोग बढ़ रहे थे, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा था। तो लोगों को कैटल्स चाहिए थी, एंड बुद्धिज्म ये प्रीच नहीं करता था, वायलेंस प्रीच नहीं करता था, तो लोग और इस तरफ गए। बुद्धिज्म ट्राई टू मिटिगेट द इविल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यू मटेरियल लाइफ ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। सो जो डिजायर्स जो के थ्रू जो हमारे इविल्स अराइज होते हैं कि हमें ये चाहिए, ये हमारा डिजायर है, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। सो बुद्धिज्म ने इस चीज को मिटिगेट किया, इन सारे इविल्स को। Since the Buddhists had a keen awareness of the problems, social and economic disparities, they presented innovative solution to these people. अब जो बुद्धिस्ट थे वो लोगों के बीच में ही रहते थे, वो लोगों के बीच जाते थे, उठते बैठते थे, तो इसीलिए उन्हें लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो सोसाइटी में चल रही थी उसके बारे में उन्हें काफी कुछ पता था, एंड दे हैव अ कीन नॉलेज अबाउट इट एज वेल। सो इसीलिए वो एक बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते थे उन सारी प्रॉब्लम्स का। सो लोगों को वो सारे सोल्यूशन एक तो इजी लगते थे एंड उन्हें अच्छे भी लगते थे, दैट्स व्हाई वो और बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। बुद्धिज्म आस्क्स पीपल नॉट टू अक्यूमुलेट वेल्थ, इंडल्ज इन क्रुएलिटी और वायलेंस, आइडियाज दैट वर वेलकम बाय द पीपल। अब बुद्धिज्म में ये बोला गया कि आप वेल्थ के पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म करते जाओ, क्रुएलिटी मत करो, वायलेंस मत करो। सो ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लग गए, इसीलिए लोग बुद्धिज्म की तरफ। सो ये हमने पढ़ा कि क्यों बुद्धिज्म प्रॉस्पर हुआ। अब देखते हैं क्यों बुद्धिज्म डिक्लाइन हुआ, बिकॉज एक टाइम पे तो बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया था ना। सो अब ये भी एक तरीके से देख लेते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट अर्ली 12th सेंचुरी बुद्धिज्म बिगेन टू डिसअपियर फ्रॉम द लैंड ऑफ द बर्ड। वेरियस कॉजेस लेड टू द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म क्या हुआ? वो डेक्लाइन होने लग गया था। वो भारत, वो इंडिया से ही उसका बुद्धिज्म का जन्म हुआ, बट उसके बाद वो डेक्लाइन होने लग गया। तो अब इसके कॉजेस क्या है हम ये देखते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम द बुद्धिस्ट संघ बिकेम करप्ट, receiving valuable gifts, drawing them toward luxury and enjoyment. अब क्या हुआ? स्टार्टिंग में जब गौतम बुद्ध बुद्धिज्म लेके आए थे, उसके बाद जो कुछ स्कॉलर्स थे, जो बुद्धास थे, वो तो वैसे ही जिंदगी जी रहे थे जैसे गौतम बुद्ध जीते थे। बट बाद में क्या हुआ? ये जो बुद्धिस्ट संघ था वो काफी करप्ट हो गया। वो उन्हें गिफ्ट्स मिलने लगे, वो गिफ्ट्स लेने लगे, वो लग्जरी लाइफ, लग्जूरियस लाइफ एंड प्रॉस्पेरस इंजॉयमेंट वो करने लगे, तो जिसकी वजह से काफी करप्शन हो गया। सो ये एक मेन रीजन बोला गया कि बुद्धिज्म decline हुआ। The principle prescribed by Buddha were conveniently forgotten and thus started the degradation of the Buddhist monks and their preachings. अब जो बुद्धा ने जो प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब करके गए थे उनको लोग बहुत ही कन्वीनियंटली वो भूल गए थे, जिसकी वजह से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनका जो स्टेटस था वो डिग्रेड होने लग गया, बुद्धिस्ट मॉन्क डिग्रेड होने लगे, उनके प्रीचिंग्स भी। बुद्धिज्म फेस डिविजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हमने देखा था कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसमें हमने डिविजन देखा था, स्थेरावादिन्स में देखा था, हिनायान, महायान, तो इन सब में हमने डिविजन देखा। तो द डिविजन इनटू वेरियस स्प्लिंटर ग्रुप्स लाइक हिनायान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान, धैर्ययान लेड बुद्धिज्म टू लूज इट्स ओरिजिनलिटी। अब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने लग गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट होने लग गया लोगों के बीच में। कुछ लोग बोले कि जो बुद्धा ने, जो ओरिजिनल बुद्धा की जो टीचिंग है हम उसी पे जाएंगे। कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम आइडल वर्शिप की तरफ जाएंगे, हम थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ जाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हुआ। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हुआ तो क्या हुआ? डिविजन हुआ। जैसे हिनायान, महायान में, वज्रयान, तंत्रयान, इन सारे में क्या हुआ? ग्रुप्स में, सेक्स में डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल एसेंस था बुद्धिज्म का वो खो गया। द सिंप्लिसिटी ऑफ बुद्धिज्म वाज लॉस्ट एंड इट वाज बिकम कॉम्प्लेक्स। जो बुद्धिज्म की एक सिंप्लिसिटी थी कि आप कुछ बेसिक चीजें थी कि आपको ये चीजें आप करोगे यू विल अटेन निर्वाण, 8 फोल्ड पाथ है, ये कर लो निर्वाण अटेन कर लोगे। तो ये सिंप्लिसिटी थी बुद्धिज्म की। बट विद टाइम क्या हुआ? ये जो डिवीजन हुआ सो उसमें ये सिंप्लिसिटी कहीं खो गई एंड बुद्धिज्म काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। पाली, द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया, वाज अ मीडिया फॉर द स्प्रेड ऑफ मैसेज ऑफ बुद्धिज्म। अब पाली क्या थी? सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज थी इंडिया में,
and वही medium बनी for the spread of all the message, teachings and preachings of Buddhism. But Sanskrit replaced these at the fourth Buddhist council during the reign of Kanishk. But जब कनिष्क आए तो संस्कृत ने पाली लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में. संस्कृत was the language of few intellectuals, hardly understood by masses, and therefore became one of the many reasons for the fall of Buddhism. अब earlier अगर हम वैदिक एज में देखें तो संस्कृत को मोनोपोलाइज किया ब्राह्मण्स ने. तो लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, जो कॉमन लोग थे, जो आम आदमी थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी. अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये सारी जो टीचिंग्स, प्रीचिंग, डेलिबरेशन हुए, वो सारे क्या हुए, वो संस्कृत में हुए. तो लोगों को वो समझ में ही नहीं आई. तो इसीलिए ये भी रीजंस हुआ कि बुद्धिज्म का फॉल होने का. इमेज वर्शिप वाज स्टार्टेड इन बुद्धिज्म बाय महायान बुद्धिज्म. अब महायान्स ने क्या किया, इमेज आइडल वर्शिप करने लग गए. सो दे स्टार्टेड वर्शिपिंग द इमेज ऑफ बुद्धा. तो वो बुद्धा की जो इमेज थी वो बनाई गई और उसको वर्शिप करना उन्होंने चालू कर दिया. तो जो ओरिजिनल टीचिंग थी, ओरिजिनल टीचिंग ही यही थी कि आपको मटेरियलिस्टिक चीजों पे नहीं जाना है. अगर आप एक बुद्धा की इमेज को वर्शिप कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू वो मटेरियलिस्टिक थिंग. सो इसीलिए क्या हुआ, ये रीजन एक बना. दिस मोड ऑफ वर्शिप वाज अ वायलेशन ऑफ बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ अपोजिंग कॉम्प्लेक्स राइट्स एंड रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मणिकल वर्शिप. दिस पैराडॉक्स लेड पीपल टू बिलीव दैट बुद्धिज्म वाज टेंडिंग टुवर्ड्स द फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म. सो अब क्या हुआ कि ये वायलेशन था, ये बेसिक वायलेशन था बुद्धिस्ट प्रिंसिपल का. बुद्धिज्म में कहीं नहीं बोला गया था कि आप आइडल वर्शिप करो, आप ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड राइट्स की तरफ बढ़ो जो ब्राह्मण्स करते थे. बिकॉज बुद्धिज्म का मेन वही था ना कि ब्राह्मण जो कॉम्प्लेक्स राइट्स रिचुअल्स करते हैं, हमें वो करना ही नहीं है, हमें एकदम इजी करना है. बट लेटर ऑन महायान ने आइडल वर्शिप की तरफ चले गए. उसके बाद फिर वो और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और ये सब होने लग गया. तो लोगों को ये फील हुआ कि अब बुद्धिज्म भी ये ब्राह्मणिकल तरफ, ब्राह्मणिकल वर्शिप, ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म की तरफ क्या हो रहा है, जा रहा है. इन कोर्स ऑफ टाइम देयर वाज अ राइज ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ अगेन. उसके बाद फिर ब्राह्मणिकल फेथ भी अगेन स्टार्ट होने लग गया, राइज होने लग गया. सो इसलिए भी बुद्धिज्म कम हो गया. Some Brahmins rulers such as Pushyamitra Shunga, Huna king, Mihira Kula worshipper of Shiva, Shaivite Shashank of Garud, persecuted a Buddhist on a large scale. फिर अब ये भी बोला गया, कुछ ब्राह्मण रूलर्स थे जैसे पुष्यमित्रा शुंगा, हुना किंग, मिहिर कुला वर्शिपर ऑफ शिवा, शेवाइट शशांक ऑफ गरुड़, इन्होंने बुद्धिस्ट को परसिक्यूट भी किया लार्ज स्केल पे. सो जिसकी वजह से और लोग बुद्धिज्म की तरफ जाने से डर गए. तो बुद्धिज्म क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ. द लिबरल डोनेशंस टू द मोनास्ट्रीज ग्रेजुअली डिक्लाइन. उसके बाद जो मोनास्ट्रीज को डोनेशंस जाते थे वो भी कम हो गए. Also, some monasteries were specifically targeted by Turkish and other invaders. फिर कुछ मोनास्ट्रीज, रिच मोनास्ट्रीज, उनके पास इतना पैसा, इतना ज्यादा आ गया था डोनेशंस कि उनको टर्किश एंड अदर इन्वेडर्स ने भी टारगेट किया. द मुस्लिम इन्वेजन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट बुद्धिज्म. फिर जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ इंडिया में तो बुद्धिज्म एक तरीके से वाइप आउट ही हो गया था. Their invasion of India became regular and repeated such invasion forced the Buddhist monks to seek asylum and shelter in Nepal and Tibet. अब उनका जो इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन, हम लोग अब इधर बढ़ रहे थे मेडाइवल पीरियड के टाइम. तो मेडाइवल पीरियड के टाइम में हमने मुस्लिम इन्वेजन देखा. तो ये जो इन्वेजन था, रेगुलर इन्वेजन होने लग गया इंडिया में, जिसकी वजह से जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उनको असाइलम, शेल्टर लेना पड़ा नेपाल एंड तिब्बत पे. इन द एंड बुद्धिज्म डाइड अवे इन इंडिया, द लैंड ऑफ इट्स बर्थ. फिर एंड में बुद्धिज्म एक तरीके से खत्म हो गया इंडिया में जहां से वो पैदा हुआ था. इवन एक और रीजन यहाँ पे नहीं मेंशन है कि अब बुद्धिज्म में क्या हुआ था कि इंडिया से लोग बाहर जाने लग गए बुद्धिज्म को प्रीच करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, जैसे अशोक ने. सो जब उन्होंने भेजा ना तो बाहर की जगहों पे तो वो सरवाइव कर गया आराम से, बट इंडिया में वो सरवाइव नहीं किया बिकॉज ऑफ द मेनी रीजंस जो मैंने आपको बताया. तो एक तरीके से मेन फोकस क्या हो गया था, प्रोपोगेशन ऑफ द बुद्धिज्म आउटसाइड द कंट्री. तो इंडिया में किसी ने फोकस ही नहीं किया. सो ये भी एक रीजन हुआ कि बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन हो गया. सो ये हमारा था डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. अगर हम एक रॉयल पेट्रन्स देख लेंगे बुद्धिज्म का कि कौन रॉयल पेट्रन्स थे, तो जैसे बिंबिसार हो गए हमारे, अजात शत्रु हो गए, ये मगध रूलर हमारे हो गए. देन हमारे आए प्रसन्नजीत आए. सो प्रसन्नजीत हमारे कोसला रूलर हुए. देन उदयन आए, दैट इज वत्सा रूलर. देन प्रद्योत्ता आए ऑफ अवंती, प्रद्योत्ता अवंती के थे. देन अशोक हुए,
एंड हमारे दशरथ हुए। दशरथ ये हमारे मौर्य रूलर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बुद्धिज्म को किया था, बट लेटर वो जैनिज्म की तरफ मुड़ गए थे, जैसे हमने देखा कि दैट ही डाइड ऑफ दी सलेखा प्रैक्टिस ऑफ जैनिज्म। देन हमारे मिलिंद या मिनांदर इंडो ग्रीक रूलर, ये तो पूरे कन्वर्ट ही हो गए थे। देन हमारे कनिष्क आए, कनिष्क कुषाण रूलर, इन्होंने भी इम्ब्रेस किया बुद्धिज्म को। फिर बाद में हर्षवर्धन भी आते हैं, दैट इज वरदान रूलर। फिर गोपाला हो गए, धर्मपाला हो गए, एंड हमारे रामपाला भी हो गए। सो ये हमारे पाला रूलर्स ये भी आए। अब जैसे कि अगर आप देखोगे कि जब हम गुप्ता पीरियड, पाला पीरियड में जाएंगे, एंड इवन जब हम साइंस आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, सो उसमें हम देखेंगे कि कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज थी जो बेसिकली ज्यादातर पाला रूलर्स ने बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदांतीपुर की हो गई। अब उदांतपुरी जो हो गया वो हमारा बिहार शरीफ, बिहार, तो इसको गोपाला ने बनाया था, ये पाला रूलर थे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो विक्रमशिला, सो विक्रमशिला को धर्मपाला ने बनाया था। ये हमारी कहाँ पे है? भागलपुर, बिहार, तो ये भी पाला रूलर ने बनाया था। धर्मपाल ने क्या बनाया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर एक हमारी आती है सोमापुरी। सोमापुरी नॉर्थ बंगाल में है, इसको भी धर्मपाला ही ने ही फाउंड किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, धर्मपाला, पाला रूलर। फिर एक है जगादल। जगादल हमारे बंगाल में है, इसको रामपाला ने किया था। ही वॉज ऑल्सो द पाला रूलर। सो जो पाला रूलर थे वो काफी ज्यादा फॉलो करते थे बुद्धिज्म को। ही वर द फॉलोअर, दे वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। फिर एक नालंदा यूनिवर्सिटी आती है जिसको गुप्ता रूलर ने किया था। नालंदा आती है हमारे बड़ा गांव, बिहार में, कुमार गुप्ता फर्स्ट ने किया था, गुप्ता रूलर। फिर एक आती है वल्लभी यूनिवर्सिटी भी आती है। सो वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है, इसको किसने किया था? भतारका ने किया था, दैट इज मैत्रक रूलर। सो इन लोगों ने बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज भी फॉर्म करी, एंड ये काफी, जैसे नालंदा तो विक्रमशिला है तो काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में ऐसे आती है। फिर जो अशोक थे उन्हें ग्रेटेस्ट पेट्रन बोला गया बुद्धिज्म का। ही कॉल्ड दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, एंड उन्होंने मिशन भी भेजा था जिसमें उन्होंने महेंद्र अपने बेटे एंड संघमित्रा अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा था टू प्रोपोगेट दी बुद्धिज्म। देन कनिष्क ने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कराए, उन्होंने चाइना, कोरिया, जापान भेजा मिशन। देन पालास आए, बंगाल एंड बिहार के। ये लास्ट ग्रेट पेट्रन्स हैं बुद्धिज्म के, जो पालास थे बंगाल और बिहार के, ये लास्ट ग्रेट पेट्रन थे बुद्धिज्म के। तो ये हमारा बुद्धिज्म यहीं पे खत्म होता है। आई होप बुद्धिज्म आपको क्लियरली समझ में आया हो। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होगा देन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज आप डाउट पूछोगे तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई फीडबैक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। एंड प्लीज क्लियर आईएएस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर, सब कुछ मिलेंगे। सो वहां पे जाइए। एंड आप क्लियर आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, वो चेक करिए। क्लियर आईएएस के इंग्लिश चैनल पे जाइए। एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आपको कैसा लगी, आपको वीडियो कैसी लगी, कोई फीडबैक है, कोई डाउट है, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो वो भी बताइए, एमसीक्यू चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। सब कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। लिखिए प्लीज, कमेंट सेक्शन पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, सो मैं कमेंट कर नहीं पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, बट आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। So please, thank you and all the best for your studies, and please like, share and subscribe this videos, and please comment all your doubts and feedback in the comment section.